तो रिसर्च की जो मीनिंग होती है, दो वर्ड से ये बना हुआ है, री प्लस सर्च। बट मैं आपको सजेस्ट करूंगा इसकी मीनिंग पे बिल्कुल मत जाना, ये रिसर्च की मीनिंग नहीं है। री प्लस सर्च का मतलब जैसे आपको देखने को मिलता है कि कोई नॉलेज हमारे, कोई सर्च हम लोग कर रहे हैं, बार बार उसे सर्च कर रहे हैं, तो वो रिसर्च होता है। बट एक्चुअल रिसर्च ये नहीं होती है। रिसर्च का मतलब होता है कि कुछ नई आप खोज रहे हो, कुछ न्यू फाइंडिंग्स आप यहाँ पे लेके आ रहे हो, वो आपकी रिसर्च होती है। इसको हिंदी में शोध कहते हैं। शोध इसीलिए या अनुसंधान, ये हिंदी के वर्ड हैं और ये हिंदी के वर्ड ज्यादा अप्रोप्रिएट मुझे लगते हैं। जब शोध की बात करते हैं मतलब कुछ इन डेप्थ स्टडी हम लोग कर रहे हैं, मतलब ये रहता है, और कुछ नई फाइंडिंग हमारे पास आ रही है। अब रिसर्च क्या है, एक तरीके से एटीट्यूड एटीट्यूड ऑफ इंक्वायरी भी है ये। इसके अंदर हम क्या कर रहे हैं, प्रोसीजर को फॉलो अप कर रहे हैं। और ये जो प्रोसीजर है, ये जो इंक्वायरी है, मतलब चीजों को फाइंड आउट करने की जो इंक्वायरी है, ये एटीट्यूड पे डिपेंड करता है। ये पर्सन टू पर्सन एक तरीके से वेरी करेगा, और सब्जेक्ट टू सब्जेक्ट पे वेरी करेगा, और मेथोडोलॉजी के अकॉर्डिंग ये वेरी करेगा, और ये नेचर के अकॉर्डिंग भी वेरी करेगा। वेरी करने का मतलब अलग अलग हो सकती है, डिफरेंट हो सकती है। एन अटेम्प्ट टू एलिसिट फैक्ट्स, ये फैक्ट्स को फाइंड आउट करता है एक तरीके से, जो फैक्ट्स हैं उनको सामने रखता है, उन पे बात करता है, उनको एनालाइज करता है, उनको एक तरीके से इंटरप्रेट करता है, फिर इस पे रिपोर्ट बनाता है। तो ये कंप्लीट जो प्रोसेस होती है फैक्ट्स पे बेसिस पे होती है, बिना फैक्ट की कोई रिसर्च नहीं होती है। सिस्टमैटिक एंड स्कॉलरली एप्लीकेशन ऑफ द साइंटिफिक मेथड, यानी कि कहीं ना कहीं इसके अंदर हम एक तरीके से साइंटिफिक मेथड का यूज करते हैं। और साइंटिफिक मेथड जिसको नहीं पता उसके लिए बता दूं, साइंटिफिक मेथड हमारी वो मेथड होती है जिसके अंदर हम क्या करते हैं, एक सिस्टमेटिक वे में काम करते हैं। मतलब चीजों को हमको अज्यूम नहीं करनी पड़ती है, चीजों को हम एक सिस्टमेटिक वे में करते हैं, और सारे जो स्टेप्स होते हैं वो हमारे प्री डिटरमाइंड स्टेप्स होते हैं, उनको हमको फॉलो करने पड़ते हैं, वो हमारी साइंटिफिक मेथड होती है। स्टेट ऑफ माइंड है, जैसे कुछ लोगों का रहता है, जो पुराने हमारे साइंटिस्ट लोग थे या उस तरीके के जो लोग होते हैं, उनके स्टेट ऑफ माइंड का मतलब हो गया कि उनके माइंड में कोई यहाँ पे थॉट आया, कोई उनका एक तरीके से कोई चीज उनके दिमाग में आई, तो उस पर उन्होंने वर्क करना स्टार्ट किया, वो भी रिसर्च का पार्ट है। जर्नी फ्रॉम नोन टू अननोन, यानी कि किसी का माइक ऑन है, प्लीज इसको म्यूट कर लें आप लोग। तो ये क्या है, एक तरीके की रिसर्च है आपकी, जर्नी फ्रॉम नोन टू अननोन, यानी कि आपके पास कोई चीज नोन में है और उससे आप पहुंच रहे हैं अननोन तक, यानी कि आपने कोई चीज आपके पास है और उस पर आप कुछ फर्दर स्टडी कर रहे हैं, यानी कि अननोन स्टडी तक हम पहुंच रहे हैं। अब अगर मैं ओवरऑल स्टडी की बात करूं, ओवरऑल रिसर्च की बात करूं, तो इसके अंदर तीन अप्रोचेज के अंदर हम रिसर्च को डिफाइन कर सकते हैं। सबसे पहली अप्रोच तो क्या है, न्यू न्यू नॉलेज को आप लोग गेन कर रहे हो, ये भी आपकी एक तरीके रिसर्च है, कोई नई नॉलेज आप लोग गेन कर रहे हो। दूसरी, एक हमारे पास वर्ड आता है जिसको हम बोलते हैं रिसर्च गैप बोलते हैं। अब रिसर्च गैप का मतलब ये होता है कि जैसे कोई रिसर्च आपने करी है, मैं एग्जांपल ले लेता हूँ, वैक्सीन का एग्जांपल मैं ले लेता हूँ। तो वैक्सीन के अंदर आपने सबसे पहले देखा कि जो वैक्सीन आई वो ओल्ड एज वालों के लिए आई, यानी कि 60 प्लस वालों के लिए आई थी, 60 प्लस एज जिसकी थी उनके लिए वैक्सीन आई थी। तो मतलब ये रिसर्च तो हुई, रिसर्च तो बहुत बड़ी रिसर्च हुई, लेकिन कहीं ना कहीं इसके अंदर कुछ रिसर्च गैप रह गई, यानी कि ये सभी के लिए वैक्सीन नहीं आ पाई थी स्टार्टिंग में। तो ये जो गैप है, ये जो रिसर्च गैप है, इसको ही हमको फाइंड आउट करना है, ये भी हमारे रिसर्च का पार्ट होता है। उसके बाद उसमें फर्दर स्टडी हुई, तब जाके हमें देखने को मिला कि हाँ फिर हमारे पास 18 प्लस 40 के लिए भी आई वैक्सीन, और उसके बाद जो नेक्स्ट थे उनके उनके लिए भी हमारे पास, तो बच्चों को भी यहाँ पे वैक्सीन लग रही है जो लेस देन 18 ईयर्स है, तो उनके लिए भी वैक्सीन यहाँ पे आई। तो दूसरी अप्रोच ये हमारे इसके अंदर हो सकती है कि रिसर्च गैप को हम लोग फाइंड आउट कर रहे हैं। अब तीसरी अप्रोच इसके अंदर ये हो सकती है कि आपने किसी नॉलेज तक, आपने किसी स्टडी को यहाँ पे कंक्लूड किया है, कोई स्टडी आपने कंक्लूड करी, मतलब वो स्टडी आपने खत्म की है, उसके बाद दूसरा रिसर्चर उस स्टडी को आगे करता है, यानी कि उस पर फर्दर स्टडी करना स्टार्ट करता है। क्या तीन अप्रोच हो गई, एक तो हमारी हो गई कि हम कंप्लीटली न्यू नॉलेज को गेन करें, जैसे कोविड का एग्जांपल सबसे बेस्ट है इसके अंदर, कि किसी ने सोचा नहीं था कि ऐसा भी आपके समय, आपके टाइम पे ऐसी कोई बीमारी आएगी जिसकी किसी को नॉलेज ही नहीं होगी कि ये बीमारी एक्चुअल में है क्या, इसका इलाज क्या है। तो ये पूरी तरीके से नई थी, और इसमें जो नॉलेज गेन की गई, जो पूरी स्टडी करी गई, वो आपका रिसर्च का पार्ट था। बिना रिसर्च के नहीं हुआ, उसमें ट्रायल्स किए गए, सब कुछ किया गया, उस पर टेस्ट किए गए, एनिमल्स पे टेस्ट किए गए, चूहों पे टेस्ट किए गए, उसके बाद जाके ह्यूमन पे आए। ह्यूमंस पे भी काफी ट्रायल चले, 3 3 ट्रायल चलते हैं, उसके बाद फाइनल यहाँ पे रिजल्ट आता है।
तो ये भी हमारे एक पार्ट हुआ रिसर्च का। दूसरा गैप की मैंने बात कही, मैंने कहा कि जब वैक्सीन की बात करें तो ऑब्वियस सी बात है सबके लिए वैक्सीन आनी चाहिए थी, तो वो कहीं ना कहीं कुछ स्टडी हमारे करने से रह गई है। तो वो स्टडी जो रह गई है उसको हमको फाइंड आउट करना होता है। अब ये चीजें फाइंड आउट कैसे होती हैं, ये होती है हमारी किससे, रिव्यू ऑफ लिटरेचर से। इसीलिए जब रिव्यू ऑफ लिटरेचर किया जाता है, रिव्यू ऑफ लिटरेचर क्या होता है इसको आगे भी डिस्कस करेंगे। रिव्यू ऑफ लिटरेचर का बेसिक्स है यहाँ पे, मतलब समझ लीजिए कि हम लोग क्या कर रहे हैं, जो ऑलरेडी आपकी स्टडी कंडक्ट हो चुकी है, जो स्टडी आपकी ऑलरेडी हो चुकी है, उनको हम रिव्यू कर रहे हैं, उनको हम देख रहे हैं कि इसके अंदर क्या चीजें हुई हैं। हम एक रिसर्च पेपर उठा रहे हैं, उसको देख रहे हैं कि उसने किस चीज पे स्टडी करी है, क्या चीजें उसने कर ली हैं, क्या चीजों में वो नहीं कर पाया स्टडी, तो वो रिसर्च गैप का पार्ट होता है हमारा। थर्ड जो मैंने कहा कि कोई स्टडी आपने अपने तरीके से कंक्लूड कर दी है, यानी कि कोई स्टडी थी, आपने उसको अपनी तरीके से तो कंक्लूड कर दिया है, आपने जो टॉपिक था उसको तो कंक्लूड कर दिया, बट उसके आगे भी अभी स्कोप है उसकी फर्दर स्टडी होने का, तो जो वो स्टडी है वो भी आपका रिसर्च का पार्ट रहेगा। तो 3 अप्रोचेज इसके अंदर हो सकती हैं, और जो बेसिक मीनिंग है ये वो आपको इसके अंदर दिख रही है कि ये सिस्टमेटिक तरीके से किए जाने वाली चीज है, साइंटिफिक मेथड है, उसके अलावा एटीट्यूड ऑफ इंक्वायरी है, जर्नी फ्रॉम नोन टू अननोन है। अब उसके बाद प्रोसेस की बात करते हैं। प्रोसेस की बात करें उससे पहले हम कुछ वर्डिंग को यूज करेंगे, वर्डिंग को इसमें समझना है आप लोगों को, और ये वर्डिंग एग्जाम में पूछी गई है, तो इसीलिए मैंने ये वर्डिंग अलग से डाली है। इनको आपको एज इट इज समझना है कि ये क्या होता है। इसका सीधा क्वेश्चन आता है, ये टेनिसिटी क्या होता है, इसको पूछ लिया जाएगा सीधा, तो इसको आपको ध्यान में रखना है। टेनिसिटी का मतलब होता है होल्ड ऑन टू बिलीव बिकॉज यू ऑलवेज थॉट दे वर ट्रू। यानी कि देखिए ये क्या है, प्रोसेस ऑफ रिसर्च नहीं है, ये प्रोसेस ऑफ नोइंग समथिंग है। यानी कि हम कोई चीज को, हम लोग को जानना है, हम लोग को कोई चीज को जानना है, तो उसके लिए हम कितने तरीकों से उस चीज को जान सकते हैं। जानने का मतलब सिर्फ ये नहीं है कि आपने देखा और बात खत्म हो गई। जानने का मतलब ये है कि आप लोग उस पर बिलीव भी कर रहे हैं, मतलब आप लोग उसको देख रहे हैं। तो हम लोग क्या कर रहे हैं, किसी चीज को हम नोन मतलब हम जानने की कोशिश कर रहे हैं। जान रहे हैं का मतलब ये है कि हम लोग उसकी नॉलेज हम लोग को मिल रही है, मतलब वो चीज क्या है। जैसे हमारे पास ये हो गया ना कि कोई प्रोडक्ट यहाँ पर रखा हुआ है, नहीं मेरे को नहीं पता ये क्या चीज है, तो मतलब हम इसको जब जानेंगे तब पता चलेगा कि ये प्रोडक्ट एक्चुअली क्या है, ये साबुन है, बिस्किट है, क्या है ये। तो मतलब नोविंग का मतलब होगा चीजों को पहचानना, जानना। तो हमारे पास चीजों को जानने के लिए, चीजों को मतलब फैक्ट्स को, इंफॉर्मेशन को, कुछ भी आप कह सकते हैं इसको, जानने के अलग अलग मेथड होते हैं, अलग अलग थ्योरी यहाँ पे काम करती है। पहली थ्योरी क्या है, टेनिसिटी। टेनिसिटी की थ्योरी ये कहती है कि आप कुछ चीजों पे, आप कुछ चीजों को सही इसलिए मानते हो क्योंकि, मतलब आप कुछ चीजों पे भरोसा इसलिए करते हो, यानी कि आपको क्यों लगता है कि वो सही है, क्योंकि वो सही है। इसकी सीधी स्टेटमेंट ये है कि आपको क्यों लगता है वो सही है, क्योंकि वो सही है। इसका सीधा मतलब ये हुआ कि ट्रेडिशनली जो सही होते आ रहा है, ट्रेडिशनली का मतलब ये हो गया कि जैसे हम सभी कहते हैं ना कि कोई लोग कहते हैं कि हम भूतों पे हम भरोसा करते हैं, भूत होते हैं, तो मतलब उनके बिलीव्स में है, उनको उनके बिलीव्स में ये चीज है कि हाँ वो होते हैं, इसलिए वो मानते हैं कि वो होते हैं। देखा नहीं है बट उनको लगता है कि वो होते हैं, तो इसीलिए वो होते हैं। तो ये पहली नॉलेज हो गई। जैसे हम गॉड की बात करें, गॉड को किसी ने देखा नहीं है, ठीक है, चाहे हम किसी भी रिलीजन की बात करें, उसके अंदर जो गॉड होता है, सुप्रीम पावर है, उसको किसी ने देखा नहीं है, बट हर एक का बिलीफ है उसके अंदर कि हाँ कुछ तो ऐसी सुप्रीम पावर है जो इस वर्ल्ड को रेगुलेट कर रही है। तो ये नॉलेज ट्रू इसीलिए, ये नॉलेज आपको पता इसीलिए है क्योंकि आपको बताई जा रही है, आप जानते आ रहे हो, आपके आपके फादर्स ने आपको बताया, आपके मदर्स ने आपको बताया, उनके फादर्स ने उनको बताया, मतलब ट्रेडिशनली ये चीजें चलते आ रही हैं। इसको बोलते हैं टेनिसिटी। तो होल्ड ऑन टू बिलीव बिकॉज यू ऑलवेज थॉट, आपने हमेशा सोचा कि ये सही है, ये सही है, मतलब आपको लगता है तो आप जानते हैं चीज को। दूसरा, रेफरेंस टू अथॉरिटी। रेफरेंस टू अथॉरिटी का मतलब ये हो गया कि कोई ऐसी चीज जो किसी एक कोई रिस्पेक्टेड पर्सन ने बोल दी है, तो वो चीज भी सही मान ली जाती है। जैसे बहुत जगह पे क्या होता है ना, जो दंगे होते हैं, दंगे फसाद क्यों होते हैं, उसमें किसी कहीं ना कहीं जो सुप्रीम एक अथॉरिटी बैठी होती है ना, उसका हाथ होता है वहां पे। वो लोग क्या कहते हैं कि लोग खुद के माइंड का यूज नहीं करते हैं, लोग क्या कहते हैं कि जो उसने बोल दिया बिल्कुल ठीक है।
तो उस चीज पे वो बिलीव करने लगते हैं, खुद से कुछ नॉलेज गेन नहीं करते हैं। तो मतलब ये रेफरेंस टू अथॉरिटी का मतलब हो गया, जैसे हम कुछ भी मानते हैं कि एक, चलो एक राजा बैठा हुआ है, उस राजा ने अगर कोई चीज बोल दी मतलब वो बिल्कुल ठीक है, उस पर आपको नॉलेज, आप फर्दर स्टडी करोगे ही नहीं, क्योंकि इट कम्स फ्रॉम समवन यू रिस्पेक्ट, यानी कि ऐसे आदमी से वो नॉलेज आ रही है जिसकी आप एक तरीके से रिस्पेक्ट करते हैं, आप उस पर बिलीव करते हैं, आप उस पर ट्रस्ट करते हैं। तो ये होता है रेफरेंस टू अथॉरिटी। तीसरा, प्रायोरी मेथड। प्रायोरी मेथड के अंदर क्या होता है, बिलीव समथिंग इज ट्रू बिकॉज इट अपील्स टू कॉमन सेंस, यानी कि कुछ चीजें आपको लगती है ना अपने कॉमन सेंस का यूज करके कि हाँ ये चीजें ठीक लग रही है मुझे, मतलब मेरे कॉमन सेंस के अकॉर्डिंग ये चीजें ठीक है। जब हम डिस्क्रिमिनेशन करते हैं तो आपको खुद से लगता है कि नहीं ये चीज ठीक है, ये चीज ठीक नहीं है, ना ही आपको किसी ने बताया है, ना ही आप टेक्निसिटी उसके अंदर यूज कर रहे हैं, ना ही रेफरेंस टू अथॉरिटी है, बट आपको खुद का माइंड, आपका कॉम्बिनेशन यूज करके आप एक तरीके से उसको डिस्क्रिमिनेट कर पा रहे हो, जस्ट बिकॉज कि आपको लगता है कि आप अपने कॉमन सेंस का यूज कर रहे हो वहां पे, और आपको लग रहा है कि ये सही है ये गलत है, तो उस चीज पे आप बिलीव कर रहे हो। तो ये होता है आपका प्रायोरी मेथड। बिलीव समथिंग इज ट्रू बिकॉज इट अपील्स टू कॉमन सेंस, यानी कि ये कॉमन सेंस के थ्रू आपके पास नॉलेज निकल के आ रही है और खुद से आप डिसीजन ले रहे हैं। तो ये तीन चीजें हो गई। फिर है साइंटिफिक मेथड। अब साइंटिफिक मेथड के अंदर क्या चीज होती है, साइंटिफिक मेथड के अंदर किसी भी चीज पे आप तब तक बिलीव नहीं लाते हो तब तक वो एक तरीके से आपके लिए मतलब आप प्रूफ ना की गई हो। ट्रूथ इज बेस्ड ऑन ऑब्जेक्टिव्स, पब्लिक एंड पब्लिश्ड इंफॉर्मेशन। कोई भी इंफॉर्मेशन है, कोई भी रिसर्च पेपर आप लोग बनाओगे, कुछ भी आप लोग पब्लिश करोगे, जब तक वो पूरी तरीके से तैयार ना हो, उसका आपने फाइंडिंग्स ना निकाली हो, उस पे आपने मेथड ना अप्लाई की हो, वो आपका पब्लिश नहीं होता है। वो अलग बात है, कुछ एक्सेप्शनल केसेस हैं कि कुछ वेबसाइट एक्सपायरी वाले जो कर देते हैं, बट जो अच्छी वेबसाइट्स हैं पब्लिश्ड, जहाँ पे पेपर आप पब्लिश होते हैं या कुछ भी चीज आपका आर्टिकल पब्लिश होता है, तो वहां पे पूरी मेथड का यूज किया जाता है। और ये मेथड हम इसीलिए कहते हैं ना कि जो रिसर्च पेपर होते हैं उनके रेफरेंसेस दिए जाते हैं। रेफरेंसेस क्यों दिए जाते हैं, क्योंकि हम उनको ट्रू मानते हैं। और क्यों ट्रू मानते हैं, क्योंकि उस पर ऑलरेडी रिसर्च हो चुकी है, उस पर किसी ने यहाँ पे पूरी साइंटिफिक मेथड्स का यूज किया हुआ है, तो इसीलिए हम कहते हैं कि ये इंफॉर्मेशन ऑथेंटिक सोर्स से लिया गया है। तो ये ट्रूथ इज बेस्ड ऑन ऑब्जेक्टिव्स, पब्लिक एंड पब्लिश्ड इंफॉर्मेशन, ये बात इसके अंदर हो। तो ये चार हमारे प्रोसेस ऑफ नोइंग होता है। इसमें किसी को डाउट है तो आप लोग पूछिए, एक बार इसको देख लीजिए। फर्स्ट है टेनेसिटी, दूसरा रेफरेंस टू अथॉरिटी, तीसरा प्रायोरी मेथड और चौथा साइंटिफिक मेथड। जो फर्स्ट वाला है और जो सेकंड वाला है, ये दो एग्जाम में ऑलरेडी पूछा जा चुका है। टेनेसिटी क्या होता है, रेफरेंस टू अथॉरिटी क्या होता है, तो इसका आपको ध्यान में रखना है, इसको दो चीजें। फिर जब हम स्टेप्स की बात करते हैं, फर्दर स्टेप्स की मतलब ये पूरी तरीके से एक तरीके से हॉलिस्टिक अप्रोच आ गया अभी। अभी इसके अंदर पूरे आपके स्टेप्स होते हैं अलग अलग, ये पूरे स्टेप्स हैं। जब हम रिसर्च कोई भी करेंगे हम, तो उसके अंदर ये एज इट इज फॉलो करने पड़ेंगे। इन स्टेप्स को आप आगे पीछे नहीं कर सकते। पहला है फॉर्मुलेशन ऑफ द रिसर्च प्रॉब्लम, इनको आपको एक तरीके से पूरी तरीके से याद करना पड़ेगा। फॉर्मुलेशन ऑफ द रिसर्च प्रॉब्लम, सबसे पहले क्या होता है, कोई भी अगर प्रॉब्लम अराइज हो तो ही उस पर रिसर्च की जाती है। प्रॉब्लम ही ना अराइज हो तो फिर क्या, उसको एक चीज कहते हैं ना, आवश्यकता ही आविष्कार की जननी होती है। मतलब आवश्यकता जब हुई उसी बात पे तो आविष्कार हुआ, इन्वेंशन हुए। अगर आवश्यकता ही ना होती तो फिर काम ही कौन करता। मतलब प्रॉब्लम्स क्रिएट हुई ना सबसे पहले, तो प्रॉब्लम क्रिएट हुई, उसके बाद ही लोगों ने उस पर रिसर्च करना स्टार्ट किया, यानी कि उस पर काम किया कि कैसे ये चीज होगी, इसका सोल्यूशन क्या हो सकता है। चाइना ने अगर वुहान से अगर वायरस ना ही आया होता तो क्या कोई इस पे स्टडी करता, कोई स्टडी नहीं करता। तो सबसे पहले हमारे पास क्या आती है, रिसर्च प्रॉब्लम को फॉर्मुलेट होती है, यानी कि रिसर्च प्रॉब्लम हमारे पास बनकर आती है। फिर आता है एक्सटेंसिव लिटरेचर रिव्यू या एक्सटेंसिव रिव्यू ऑफ लिटरेचर। इसके अंदर क्या चीजें होती हैं जो मैंने आपको थोड़ी देर पहले बताई, कि आप क्या करते हैं, जो स्टडी ऑलरेडी हो चुकी है आपके टॉपिक से रिलेटेड, आपके टॉपिक से जो रेलेवेंट स्टडीज हैं, उस फील्ड की स्टडी है, वही टॉपिक नहीं, उस फील्ड की स्टडी। जैसे आपने कॉमर्स का है, आपने कोई मान लेते हैं फाइनेंशियल, कोई फाइनेंशियल मैनेजमेंट का आपने टॉपिक लिया है, तो फाइनेंशियल मैनेजमेंट से रिलेटेड आपकी जितने भी स्टडीज हुई हैं उसको आपको एक तरीके से रिव्यू करना पड़ेगा।
उसके अंदर कितनी चीजें आपकी हो चुकी हैं, कितनी पे स्टडी हो चुकी है, ताकि डुप्लीकेसी उसके अंदर अवॉइड की जा सके। ऐसा ना हो कि जो स्टडी ऑलरेडी हो गई है उसी पे आप लोग काम कर रहे हो, तो वो डुप्लीकेसी हो जाती है। फिर इसके लिए आपको एक्सटेंसिव रिव्यू ऑफ लिटरेचर, एक्सटेंसिव का मतलब होता है डीप, इन डेप्थ स्टडी आपको करनी पड़ती है। थर्ड है डेवलपिंग द ऑब्जेक्टिव्स। ऑब्जेक्टिव्स मतलब एक तरीके से इसमें आप कह सकते हैं, यहाँ पे जो स्टेप बनता है वो ये भी बनता है ज्यादातर मैक्सिमम केसेस में, डेवलपिंग द हाइपोथेसिस, ये स्टेप बनता है। और ऑब्जेक्टिव्स वाला स्टेप अगर इसको नहीं भी लिखना है तो भी आपका चल जाएगा, ये आपको लिखना पड़ेगा हाइपोथेसिस वाला। तो डेवलपिंग द हाइपोथेसिस का मतलब होता है कि कोई भी स्टडी आप लोग कर रहे हैं तो उसके लिए आप कुछ अजम्पशंस पहले लेके चल रहे हैं। जैसे मैं मान लेता हूं कि मैंने कोविड पे जो ये मैंने नहीं करी, जो रिसर्चर हैं इन्होंने स्टडी करी है इस पे कि कोविड 19 के लिए हम लोग स्टडी कर रहे हैं, जो वैक्सीनेशन है इसका इफेक्ट होगा या नहीं होगा। तो सबसे पहले उन्होंने ये माना होगा कि हाँ इतना 80 to 90% जो है ना ये आपके इम्यूनिटी पावर को बूस्ट कर सकती है। ये इस तरह की अजम्पशन ली गई होंगी, बिना अजम्पशंस के चीजें नहीं चल रही हैं। तो ये हाइपोथेसिस ही आपका एक तरह का अजम्पशन है, ये टेंटेटिव स्टेटमेंट है। इस स्टेटमेंट को एक्सेप्ट भी किया जाता है, रिजेक्ट भी किया जाता है। अब इसके पार्ट होते हैं, इसके अलग अलग पार्ट होते हैं, इसको हम आगे डिस्कस करेंगे। यहाँ पे बस इतना समझना है कि ये हाइपोथेसिस क्या है। हाइपोथेसिस आपका एक क्या है, टेंटेटिव स्टेटमेंट। टेंटेटिव मतलब टेम्परेरी नेचर का, जिसको आपको आगे जाके प्रूव करना होता है। या तो वो एक्सेप्ट होता है या फिर रिजेक्ट किया जाता है। मतलब कोई भी स्टडी है ना, जैसे आपके हम मान के चल रहे हैं कि हम प्रोबेबिलिटी पे बात कर रहे हैं, हमने आसमान में बादल देखे तो कुछ ना कुछ तो हमारे माइंड में आता है ना, आज बादल है मतलब आज बारिश हो सकती है, ये हमारी हाइपोथेसिस हो गई। दूसरा बंदा कह रहा है कि बारिश बादल है फिर भी बारिश नहीं होगी, ये उसकी हाइपोथेसिस हो गई। मतलब ऐसा नहीं कि हाइपोथेसिस आपके कहीं से भी निकल के आएगी, ऐसा नहीं है। जो स्टडी आप लोग कर रहे हैं उस स्टडी से रिलेटेड जो अजम्पशंस आप बना रहे हैं, जो टेंटेटिव स्टेटमेंट आप बना रहे हैं, वो आपका हाइपोथेसिस का पार्ट होता है। फिर है रिसर्च डिजाइन की बात की जाती है, और सैंपल डिजाइन। रिसर्च डिजाइन का मतलब ये होता है कि जिसके अंदर हम लोग अपनी रिसर्च को कंडक्ट करने वाले हैं उसकी क्या डिजाइन होगी। डिजाइन का मतलब हो गया उसकी मेथोडोलॉजी से रिलेटेड चीजें। मेथोडोलॉजी का मतलब हो गया उसके अंदर क्या हम टूल्स एंड टेक्निक्स यूज करेंगे। जब हम सैंपल डिजाइन की बात करें तो सैंपलिंग कैसे करेंगे, हम किस मेथड का यूज करेंगे, अभी हम सैंपलिंग की मेथड पढ़ेंगे। उसके अंदर कौन सी मेथड अप्रोप्रिएट रहने वाली है, कौन सी रिसर्च डिजाइन को हमको सेलेक्ट करना है। अलग अलग आपकी स्टडी के अकॉर्डिंग रिसर्च डिजाइन होती है, डिस्क्रिप्टिव होती है, एनालिटिकल होती है, डायग्नोस्टिक होती है। इसके अलावा और भी रिसर्च डिजाइन होती है आपकी। तो मतलब आपको कौन सी स्टडी है आपकी, आप करना क्या चाहते हैं, उस तरीका का अप्रोप्रिएट डिजाइन आप लोग को देना पड़ेगा। दूसरी तरफ सैंपल डिजाइन की बात करें तो सैंपल सैंपल फ्रेम आपको बनाना पड़ेगा। सैंपल फ्रेम के अंदर जो पहले तो आपको सैंपल समझना जरूरी है, थोड़ा मैं सैंपल समझा देता हूँ। ये आपका होता है एक तरीके से पूरा, अगर मैं स्टडी एरिया की बात करता हूँ, ये मैंने बात कर ली है कि ये मेरा क्या हो गया, स्टडी का एरिया हो गया मेरा। ये कंप्लीट मेरी स्टडी का एरिया है। ये कंप्लीट स्टडी का एरिया मतलब ये मेरी क्या है, इसको बोलते हैं पॉपुलेशन। अब ये पॉपुलेशन वो वाली पॉपुलेशन नहीं है, ये पॉपुलेशन नाम होता है इसका, इसको हम पॉपुलेशन ही बोलते हैं। या दूसरे उसमें हम इसको बोलते हैं स्टडी एरिया, जो कंप्लीट स्टडी एरिया है अपना वो बोलते हैं हम इसको, ठीक है। तो पॉपुलेशन में से आप क्या करते हैं, पॉपुलेशन को कंप्लीट स्टडी करना हमेशा पॉसिबल नहीं हो पाता, हमेशा क्या कभी पॉसिबल नहीं हो पाता है। हम लोग क्या करते हैं, अपने एरिया को हमने लिया, हम इसको यूनिवर्स भी बोलते हैं, एक और नाम होता है इसका यूनिवर्स। यूनिवर्स या पॉपुलेशन, यूनिवर्स या पॉपुलेशन का मतलब हो गया कंप्लीट आपका स्टडी का एरिया, जिसके बाहर आपकी स्टडी नहीं जाएगी। जैसे मैंने इंडिया को लिया, अब मैं करना चाह रहा हूँ इंडिया के स्टेट्स पे मैं करना चाह रहा हूँ अपनी रिसर्च को, तो मैं रिसर्च यूनिवर्स के रूप में इंडिया को लूंगा। और इंडिया की कंप्लीट स्टडी मैं नहीं कर सकता ना। इंडिया की कंप्लीट स्टडी करने का मतलब ये कि हर एक स्टेट को मुझे लेना पड़ेगा, उस स्टेट के अंदर जाकर मुझे इंटेंसिव स्टडी करनी, हर एक विलेज को मुझे छानना है, हर एक पीपल से मुझे डेटा कलेक्ट करना है। इतनी सारी चीजें पॉसिबल किसी के लिए है ही नहीं। तो उसके लिए हम क्या करते हैं, उसके लिए एक मेथड होता है रिसर्च के अंदर कि हम लोग को, हमारे पास ऑप्शंस होते हैं कि हम क्या करें, छोटे छोटे पार्ट ले लें। ये छोटे छोटे पार्ट हम किस में से लेंगे, अपने रिसर्च के यूनिवर्स में से, जो हमने यूनिवर्स सेट किया है उसमें से हम ये छोटे छोटे पार्ट लेते हैं। अब ये छोटे छोटे पार्ट ऐसे ही नहीं लिए जाते, इसके लिए मेथड होता है, सैंपलिंग मेथड इसको बोलते हैं, कि किस तरीके से हमने सैंपल लिया।
अब ये जो पार्ट हैं ये इसके ही पार्ट हैं, ये पार्ट भी इसका है, ये भी इसका है, ये भी इसका है, सारे जो हैं ये इसके यूनिवर्स के पार्ट है। तो ये यूनिवर्स हो गया आपका। और ये जो छोटे छोटे आपको दिख रहे हैं, जो हमने इसके छोटे छोटे एरिया चूज किए हुए हैं, इनको बोलते हैं सैंपल। ये आपका हो गया सैंपल। तो ये सैंपल आपका इस शर्त पे लिया जाता है कि ये आपके यूनिवर्स को रिप्रेजेंट करे, यानी कि जो विशेषताएं इसके अंदर होंगी वो विशेषताएं आपके यूनिवर्स के अंदर भी होंगी, ये माना जाता है। अब विशेषताएं होने का मतलब, कैरेक्टरिस्टिक होने का मतलब क्या है कि अगर हम इस सैंपल की स्टडी करते हैं तो हमें ऐसी फाइंडिंग्स मिलनी चाहिए जो इसको पूरा हम स्टडी करके निकाल सकते हैं। ये अजम्पशंस के अंदर होती है, अजम्पशंस नहीं, ये लॉ होता है कि आपका जो सैंपल है वो रिप्रेजेंटेटिव होना चाहिए आपके यूनिवर्स का, यानी कि जिसका इसको एनालाइज करने के बाद रिजल्ट जो आएगा वो आपके यूनिवर्स को रिप्रेजेंट करता होना चाहिए। क्योंकि जैसे मैंने बोला ना, मैं स्टेट्स पे अगर रिसर्च कर रहा हूँ तो कुछ स्टेट्स मैंने ले लिए अपनी स्टडी के लिए, मान लेते हैं 10 स्टेट्स मैंने ले लिए अपनी स्टडी के लिए, तो मतलब वो रिजल्ट फिर पूरे इंडिया के लिए जनरलाइज हो गया। ये बात को आपको समझना पड़ेगा। अगर मैंने 10 स्टेट्स पे रिसर्च करी है और मेरा टॉपिक ऑल ओवर द इंडिया है, तो उस केस में जो 10 स्टडी का मेरे पास रिजल्ट आया है वो सारे ही हमारे स्टेट्स पे अप्लाई हुआ। तो मतलब ये रिजल्ट मैंने जनरलाइज कर दिया, मतलब जितने भी स्टेट्स पे उस तरह की स्टडी होगी वो रिजल्ट अप्लाई होगा वहां पे। कहने का मतलब ये है, अगर मैं मान के चलूं ये 10 स्टेट का रिजल्ट, तो ये पूरे इसका यूनिवर्स का रिजल्ट ही होगा। मतलब ये जो 10 स्टेट का रिजल्ट आपने किया है ये रिप्रेजेंट करता है आपके होल यूनिवर्स को। इसके करेक्टरिस्टिक, जो इसकी करेक्टरिस्टिक है वही आपके सैंपल के करेक्टरिस्टिक भी होते हैं। ये बात होती है हमारी सैंपलिंग की। तो रिसर्च डिजाइन हम तैयार करेंगे, हमें किस तरह का रिसर्च करना है उस तरीके से, और उसके बाद सैंपल डिजाइन भी तैयार करेंगे। सैंपलिंग के भी मेथड होते हैं, प्रोबेबिलिटी सैंपलिंग होती है, नॉन प्रोबेबिलिटी सैंपलिंग, प्रोबेबिलिटी के अलग मेथड है, नॉन प्रोबेबिलिटी के अलग मेथड है, तो इसको हम फर्दर आगे करेंगे। फिर होता है कलेक्शन ऑफ डेटा। अब जब डेटा आपने सैंपलिंग कर ली है तो डेटा भी तो कलेक्ट करोगे, डेटा जाके कलेक्ट करोगे, तो डेटा कलेक्शन के आपके पास अलग अलग सोर्सेस होते हैं। जो डेटा है वो आपके बहुत सारे सोर्सेज से कलेक्ट किया जाता है। वैसे बेसिक से जो दो सोर्सेज हैं वो आपके होते हैं प्राइमरी सोर्स और सेकेंडरी सोर्स। ये दो सोर्सेज होते हैं, इन दो सोर्सेज से आपको डेटा कलेक्ट करना पड़ता है। अब प्राइमरी सोर्स कौन से हैं थोड़ा सा मैं बता देता हूँ। प्राइमरी सोर्स वो सोर्सेज होते हैं जहां पे डेटा आपका ऑलरेडी पब्लिश्ड नहीं होता है, आपको न्यू फ्रेश डेटा कलेक्ट करना होता है। जैसे आप किसी के पास गए, क्वेश्चनर आपके पास हुई, ठीक है, क्वेश्चनर की मैं बात कर रहा हूँ, क्वेश्चनर आपके पास है, इस क्वेश्चनर को आपको लेके जाना है और आपको 10 लोगों से डेटा मिलवाना है, तो आप वहां पे फ्रेश डेटा कलेक्ट कर रहे हैं, तो वो प्राइमरी डेटा का पार्ट है। किसी का इंटरव्यू लेने जा रहे हैं, आप इंटरव्यू लेकर डेटा कलेक्ट कर रहे हैं, वो आपका प्राइमरी डेटा है। किसी को ऑब्जर्व कर रहे हैं आप जाके, वहां पे वो डेटा कलेक्ट कर रहे हैं, वो आपका प्राइमरी डेटा है। और सेकेंडरी कौन सा है, जो ऑलरेडी पब्लिश्ड सोर्सेज से हम डेटा ले रहे हैं, लाइक जैसे बुक है, जर्नल्स हैं, न्यूज़पेपर है, आर्टिकल्स हैं, ये सारी जो आपके ऑलरेडी पब्लिश्ड सोर्सेस हैं उनसे अगर आप डेटा कलेक्ट कर रहे हैं तो वो आपका सेकेंडरी सोर्स का डेटा होता है। हर तरह की रिसर्च में अलग अलग तरह के सोर्स यूज किए जाते हैं, बट मैक्सिमम केसेस में कुछ प्राइमरी और सेकेंडरी दोनों मिक्स होते हैं। बट आपकी स्टडी पे डिपेंड करता है कि आपने प्राइमरी वाला सोर्स चूज किया है या सेकेंडरी। बहुत सारी स्टडी ऐसी भी होती है जिसमें आप सेकेंडरी डेटा आप यूज करते हैं, प्राइमरी की आपको नीड नहीं होती। कुछ ऐसे होते हैं जिसमें आपको सेकेंडरी की नीड नहीं होती, प्राइमरी से आपका काम चल जाता है। तो ये आपके डिपेंड करेगा आपके रिसर्च के डिजाइन पे। ये हो गया, डेटा को कलेक्ट कर लिया, उसके बाद क्या करते हैं हम डेटा को एनालाइज करने का काम करते हैं। क्योंकि डेटा को कलेक्ट करना, एक तो हमारे पास होता है डेटा, अभी हम इसका डिफरेंस ही पढ़ेंगे, और एक होता है हमारे पास इंफॉर्मेशन। क्या किसी को पता है इसके बीच में क्या डिफरेंस होता है? एक हमारे पास डेटा होता है, एक हमारे पास इंफॉर्मेशन होती है, इसके बीच में डिफरेंस पता है किसी को? कोई बता सकता है? किसी को नहीं पता? नहीं पता है सर, थोड़ा सा पता है बस। कोई बात नहीं, थोड़ा सा ही बताइए। मुझको ये पता है कि जो डेटा होता है दैट इज अ रो डेटा, समझ गए आप सर क्या कहना चाह रही हूँ? जब इसको प्रोसेस्ड किया जाता है देन इट बिकम्स अ इंफॉर्मेशन, मतलब उसमें जब फैक्ट्स आ जाते हैं, ठीक है ना, बिकम्स अ इंफॉर्मेशन।
ठीक है, बेसिक्स का मतलब यही है जो मैंने बताया कि डेटा क्या है। डेटा का मतलब ये है कि जो आपने कलेक्ट किया हुआ है उसको रॉ डेटा भी बोलते हैं। रॉ डेटा के अंदर क्या होता है ना, बहुत नॉइज होती है। अब डेटा के अंदर नॉइज कैसे होती है? नॉइज का मतलब हो गया आवाज होना। अब आप कहोगे डेटा के अंदर क्या आवाज होती है? डेटा के अंदर लोग हैं बोल रहे होते हैं, ऐसा नहीं है। डेटा के अंदर नॉइज होने का मतलब डाइवर्सिटी है। डाइवर्सिटी का मतलब है कि हमारे पास ऐसे सोर्सेज से हमने डेटा लिया हुआ है, बहुत सारे सोर्सेज से हमारे पास डेटा आता है। जैसे हमारे पास जब हम डेटा कलेक्ट करने जाते हैं तो हमारे पास क्वेश्चनर के अंदर बहुत सारे क्वेश्चन होते हैं। कोई जेंडर से रिलेटेड क्वेश्चन है, कोई उसके मेथड उसकी प्रोफेशन से रिलेटेड क्वेश्चन है, कोई उसके ऑब्जर्वेशन से रिलेटेड क्वेश्चन है, कोई उसके सेटिस्फेक्शन लेवल से रिलेटेड क्वेश्चन है। तो हमको हर एक क्वेश्चन को अलग अलग एनालाइज करना पड़ता है, उसके रिजल्ट को इंटरप्रेट करना पड़ता है। जैसे हमारे पास यहाँ पे मान के चलिए कि मैं 100 क्वेश्चनर लेके गया हूँ। 100 क्वेश्चनर मतलब प्रश्नावली, जिसको क्वेश्चनर नहीं पता उसके लिए प्रश्नावली है, मतलब प्रश्नों का संग्रह जिसको हम कहते हैं। तो इसको 100 क्वेश्चनर मैंने लिए और इससे मैं डेटा कलेक्ट करने चला गया। अब उसके बाद होता क्या है, एक क्वेश्चनर के अंदर मेरे पास फॉर एग्जांपल 30 क्वेश्चंस एक क्वेश्चनर के अंदर यहाँ पे होते हैं। तो जब मैं डेटा कलेक्ट करूंगा तो डेटा कलेक्ट करने के साथ ही मेरे पास 100 क्वेश्चनर आएंगी और एक क्वेश्चनर के अंदर मेरे पास 30 क्वेश्चन होंगे और आप मान सकते हैं कि 3000 के मेरे पास क्वेश्चन आ जाएंगे। तो ये क्वेश्चन मेरे पास रॉ फॉर्म में आए, ये मेरे पास रॉ डेटा है। अब इस रॉ डेटा को मेरे को प्रोसेस एनालाइज करना पड़ेगा, इंटरप्रेट करना पड़ेगा। उसके बाद ये बनेगा आपका इंफॉर्मेशन, जो कि यूजफुल डेटा इज कॉल्ड इंफॉर्मेशन, और इसको सॉर्टिंग ऑफ डेटा भी बोलते हैं। सॉर्टिंग ऑफ डेटा इज कॉल्ड इंफॉर्मेशन। तो ये हम प्रोसेस करने के बाद करते हैं, जब हम लोग कुछ मेथड का यूज करते हैं, मेथडोलॉजी का यूज करते हैं, उसके बाद उसको प्रोसेस किया जाता है। तो यहाँ पे क्या है, कलेक्शन तो कर लिया आपने, जो हम रॉ डेटा की बात कर रहे हैं, बट एनालाइज करेंगे उसको। अगर हमको यूजफुल इंफॉर्मेशन क्रिएट करनी है उससे, तो मतलब हमको डेटा को एनालाइज करना पड़ेगा। एनालाइज करने के लिए हम क्या करेंगे, एनालाइज करने के लिए हम क्या करेंगे, अलग अलग मेथड्स का यूज करेंगे। जो स्टैटिस्टिकल मेथड होते हैं उनका हमको यूज करना पड़ेगा। टेस्ट लगाएंगे, इसके अलावा कोरिलेशन देखना है, रिग्रेशन देखना है, उसके एसोसिएशन देखना है, का स्क्वायर टेस्ट लगाना है, जेड टेस्ट यूज करना है, पीटी टेस्ट यूज करना है, और अनोवा यूज करना है, एफ टेस्ट यूज करना है। ये बहुत सारे क्रुस्कल वॉलिस टेस्ट हैं, बहुत सारे टेस्ट हैं, तो उनको हम स्टेट में डिस्कस करेंगे। तो यहाँ पे बात हो गई कि आपने जो डेटा कलेक्ट किया है उसको आप एनालाइज करोगे। जैसे करना है एनालाइज, वो आपका नेचर पे डिपेंड करता है। जैसे कुछ पॉलिटिकल साइंस है या हिस्ट्री ऐसे सब्जेक्ट है, वहां पे ज्यादा आपके टेस्ट यूज नहीं होते। वहां पे आपको एक डिस्क्रिप्टिव स्टडी होती है, डिस्क्राइब करना होता है एज इट एग्जिस्ट एट प्रेजेंट, आपको वही डिस्क्राइब करना होता है। मतलब जैसा आपके पास डेटा आएगा उसको आपको वैसे ही रिप्रेजेंट करना होता है, उसके अंदर एनालाइज का ज्यादा पार्ट नहीं होता। बट कॉमर्स के अंदर, साइंस के अंदर ये चीजें देखने को मिलती हैं कि डेटा को आपको एनालाइज बहुत करना पड़ता है अगर उसको यूजफुल बनाना है। उसके बाद है नीचे जनरलाइजेशन एंड इंटरप्रिटेशन। जब आपने डेटा को एनालाइज किया, उसको इंफॉर्मेशन के रूप में क्रिएट किया, फिर आप उसको जनरलाइज कर देते हो, यानी कि ये आपका होल सोसाइटी के लिए बेनिफिट है। अब आप इसको पब्लिक सोर्स में यूज कर सकते हैं। जैसे कोई और रिसर्चर आएगा तो वह आपके डेटा को एक तरीके से यूज कर सकता है अपने सेकेंडरी सोर्स के रूप में। यानी कि आपने उस रिपोर्ट को जनरलाइज कर दिया, अपने रिजल्ट को आपने जनरलाइज किया। जब जनरलाइज कर दिया फिर आप इंटरप्रेट कर देते हो। या इंटरप्रिटेशन पहले भी आता है, इंटरप्रिटेशन पहले आ सकता है, जनरलाइजेशन बाद में आ सकता है। तो ये साथ साथ चलने वाले स्टेप्स हैं आपके। इंटरप्रिटेशन का मतलब हो गया अपने रिजल्ट को आप डिस्क्राइब करोगे, जो आपको फाइंडिंग्स मिली हैं। जैसे मेरे पास क्वेश्चनर में आया, मैंने कहा कि मेरे पास एग्री वाले आए 50% और 50% डिसएग्री आए, या इस तरीके से मोर देन 50,000 जो अर्न कर रहे हैं वो वाले मेरे पास 30% लोग हैं, या इस तरीके की जो भी आपकी जिस तरह की नेचर आपकी है स्टडी की, वो उस तरीके से रिजल्ट जो आया उसको आप इंटरप्रेट करते हो इन द फॉर्म ऑफ सम टेक्स्ट और लाइंस यू कैन से। तो ये आपका इंटरप्रिटेशन होता है। फिर आपका आता है प्रिपरेशन ऑफ द रिपोर्ट और प्रेजेंटेशन ऑफ रिजल्ट। यानी कि उसके बाद फाइनल आपका क्या बनता है, रिपोर्ट बनता है, जिसको हम कहते हैं शॉर्ट में रिपोर्ट राइटिंग। तो ये फाइनल स्टेप इसके अंदर होता है, रिपोर्ट राइटिंग। तो ये पूरे आपके जो स्टेप्स हैं वो रिसर्च के स्टेप्स होते हैं। दोबारा मैं रिवाइज कर दे रहा हूँ। सबसे पहले रिसर्च प्रॉब्लम को आपको फाइंड आउट करना है। दूसरा रिव्यू ऑफ लिटरेचर करना है कि इस पे कितनी स्टडी रह गई है, कहाँ पे गैप है, कहाँ पे आपकी स्टडी करने से रह गई है, या कहाँ पे किस तरह की नेचर है स्टडी की। ये सब कुछ देखने के लिए आपको पहले से हुई स्टडी पे ध्यान देना पड़ेगा। फिर डेवलपिंग का हाइपोथेसिस या ऑब्जेक्टिव्स। ऑब्जेक्टिव्स को यूज मत करना मेरी वजह से, आप एक तरीके से हाइपोथेसिस को यूज करना, क्योंकि हाइपोथेसिस ज्यादा पूछा जाता है। जो आपको प्रोसेस आएगा उसके अंदर हाइपोथेसिस लिखी हुई मिलेगी आपको। फिर है
प्रिपेयरिंग द रिसर्च डिजाइन इंक्लूडिंग सैंपल डिजाइन, यानी कि आपको रिसर्च डिजाइन यानी किस तरह की आपकी रिसर्च है, किस तरह की आपकी स्टडी है, उसके नेचर को आपको डिटरमाइन करना पड़ता है और उसके अकॉर्डिंग आपको रिसर्च के डिजाइन चूज करने पड़ते हैं। डिजाइन क्या होता है उसको फर्दर देखेंगे, उसके अलग अलग क्लासिफिकेशन है, उस पर आप टेंशन मत लो। फिर सैंपल डिजाइन, सैंपल के जो फ्रेमिंग है उसको हमको करना पड़ेगा, उसके मेथड को यूज करेंगे, उसके जिस तरह का हमने डिजाइन दिया है उसके हिसाब से हम सैंपल के डिजाइन को भी चूज करेंगे। डेटा को कलेक्ट करना है हमें उसके बाद, और फिर डेटा को एनालाइज भी करना है। एनालाइज करने के बाद जनरलाइजेशन कर देंगे हम उसका, यानी कि हमने रिजल्ट को इंटरप्रेट करके जनरलाइज कर दिया, यानी कि उसको हमने पब्लिश सोर्स बना दिया है। और उसके बाद लास्ट में रिपोर्ट राइटिंग करनी है, यानी कि हमारे पास क्या क्या रिपोर्ट राइटिंग के अंदर बेसिकली हमारे कंक्लूजन, फाइंडिंग्स, रिकमेंडेशंस, ये सारी चीजें इसके अंदर आती हैं, जो फाइनल कंक्लूसिव रिपोर्ट हमारी यहाँ पे तैयार है। और प्रेजेंटेशन ऑफ रिजल्ट आपका प्रेजेंट करते हो आप अपने रिजल्ट को। तो ये टोटल आपका यहाँ पे प्रोसेस होती है। किसी को किसी स्टेप में कुछ समझ नहीं आया तो आप लोग पूछ सकते हैं। सभी को क्लियर है? चलिए फिर आगे बढ़ते हैं। अब रिसर्च प्रॉब्लम की क्या डेफिनेशन होती है? रिसर्च प्रॉब्लम की वैसे तो नॉर्मल सी डेफिनेशन यही होती है। रिसर्च प्रॉब्लम मतलब होता है कि हमारे पास कुछ ऐसी प्रॉब्लम क्रिएट हो रही है, कुछ ऐसी प्रॉब्लम निकल के आ रही है, कुछ ऐसी एक तरीके से कमी निकल के आ रही है जिसपे हमें काम करने की जरूरत है। फॉर्मुलेटिंग द रिसर्च प्रॉब्लम बिगिंस ड्यूरिंग द फर्स्ट स्टेप ऑफ द साइंटिफिक प्रोसेस। ये हम सभी को पता है, जब हम लोग ये रिसर्च की प्रोसेस को यूज कर रहे हैं, जो कि हमारी एक साइंटिफिक प्रोसेस है, तो इसके अंदर हमारी क्या है, सबसे फर्स्ट स्टेप हमारा होता है रिसर्च प्रॉब्लम को डिटरमाइन करना। यहाँ पे कहा गया है कि एज एन एग्जांपल लिटरेचर रिव्यू एंड स्टडी ऑफ द प्रीवियस एक्सपेरिमेंट्स एंड द रिसर्च माइट थ्रो अप सम वेग एरिया ऑफ इंटरेस्ट। यानी कि इसके अंदर क्या है, लिटरेचर रिव्यू भी करना पड़ता है हमें, और लिटरेचर रिव्यू भी करना पड़ता है, प्रीवियस एक्सपेरिमेंट्स, प्रीवियस स्टडीज जो भी हुए हैं उसके लिए हमें प्रीवियस स्टडीज को हमें स्टडी करने के लिए लिटरेचर रिव्यू करना पड़ता है, जिससे हम सब वेग एरियाज को यहाँ पे हटा सकते हैं। जो हमारे वेग मतलब होता है एक तरीके से जिसमें हमें क्लैरिटी नहीं होती है, लैक ऑफ क्लैरिटी जिसको बोलते हैं, उसको बोलते हैं वेग स्टेटमेंट या एरिया जिसे हम बात कर रहे हैं। मतलब कि हम उसके अंदर एक तरीके से डुप्लीकेसी नहीं चाहते हैं, तो हम उसके लिए उस सबको क्लियर करने के लिए रिव्यू ऑफ लिटरेचर का यहाँ पे हेल्प लेते हैं। डिफाइनिंग योर डेस्टिनेशन बिफोर बिगिनिंग ए जर्नी, इट डिटरमाइन कि इसके अंदर यही चीजें होगी। रिसर्च डिजाइन ये डिटरमाइन करता है आपकी जर्नी को, मतलब कि आपको किस एरिया में जाना है, किस चीज पे आपको काम करना है। व्हाट विल यू डू, मतलब आपको क्या करना है, ये आपको पहले से डिटरमाइन करके देता है रिसर्च प्रॉब्लम। अगर आपने क्रिएट कर ही ली है तो मतलब स्टार्टिंग से एंड तक अगर स्टार्ट हो ही गया है तो मतलब एंड तो आपका हो ही जाएगा। इट विल विथस्टैंड साइंटिफिक स्क्रूटनी, यानी कि इसके अंदर एक तरीके से स्क्रूटनी होती है। जब आपने रिसर्च प्रॉब्लम को फाइंड आउट किया तो उसके बाद जो सारी चीजें आप कर रहे हैं स्क्रूटनी के फॉर्म में भी कर सकते हैं। स्क्रूटनी का मतलब होगा जो काम पहले हो गया है उसको आप एक तरीके से क्या करने का काम कर रहे हैं, दोबारा रीचेक करने का काम कर रहे हैं। और रिसर्च का मतलब भी यही निकलता है कि रिसर्च के फॉर्म से अगर हम बात करें नाम से, तो हम सर्च जो कर रहे हैं उसको रिसर्च कर रहे हैं, दोबारा हम स्क्रूटनी के फॉर्म में भी कर रहे हैं। स्क्रूटनी का मतलब हो गया कुछ गलतियां, कुछ गैप, ये सारी चीजें हम इसके अंदर फाइंड आउट कर रहे हैं। हाउ यू विल डू इट, मतलब आप चीजों को कैसे करेंगे, ये भी इसके अंदर होता है। ये आपका पूरा फ्रेमवर्क तैयार होता है इसके अंदर स्टार्टिंग से। व्हाट यू मे अचीव, यानी कि आप इसके अंदर क्या अचीव कर सकते हैं, आपका क्या इसके अंदर अचीवमेंट हो सकता है आपको रिसर्च करने के लिए। तो ये सारी चीजें आपको डिटरमाइन करके देता है रिसर्च प्रॉब्लम, जो कि हमारा फर्स्ट स्टेप होता है रिसर्च प्रोसेस का। और लिटरेचर रिव्यू क्यों किया जाता है? लिटरेचर रिव्यू क्यों किया जाता है तो उसकी जनरल सेंस में हम बात करते हैं प्रोवाइड ए कंटेक्स्ट फॉर द रिसर्च, यानी कि ये आपको एक कंटेक्स्ट देता है, यानी कि किस कंटेक्स्ट में आपको चीजों को करनी, किस पर्सपेक्टिव में आपको चीजों को करनी, किस नेचर में आपको चीजों को करनी है, ये उसका एक एरिया आपको डिफाइन करके देता है। यानी कि जैसे हमने वैक्सीन की बात करी ना, तो वैक्सीन के अंदर आपको अलग अलग पर्सपेक्टिव है, इफेक्टिवनेस पे भी आप स्टडी कर सकते हैं, उसके कितने तरह की आपकी वैक्सीन बनी है, वैक्सीन के डिफरेंट टाइप्स है, उस पे भी आप एक तरीके से स्टडी कर सकते हैं, उनके प्राइस पे स्टडी कर सकते हैं, उनके इंग्रेडिएंट्स पे आप स्टडी कर सकते हैं। बहुत सारे एरियाज हैं, आपको किस पे आपको स्टडी करनी है वो पता चलेगा आपको रिव्यू ऑफ लिटरेचर के बेसिस पे। यानी कि एक्चुअली जो कंटेक्स्ट पे आपकी ऑलरेडी रिसर्च हो चुकी है, जिस पे आपके ऑलरेडी काम हो चुका है, तो वो आपको अवॉइड करने हैं, और जिस पे आपके गैपेज हैं, जिस पे आपके स्टडी होने से रह गई है, वो आप चूज करेंगे। मतलब ये आपको एक कंटेक्स्ट दे देता है रिसर्च के फॉर्म।
जस्टिफाई द रिसर्च, ये जस्टिफाई करता है आपकी रिसर्च को। जस्टिफाई करने का मतलब एक तरीके से प्रूफ करना। आप अपनी रिसर्च को जस्टिफाई कर सकते हैं कि हाँ ये स्टडी हो चुकी है, यहाँ पे स्टडी रह गई थी तो ये हमने कंप्लीट करी। ऐसा नहीं होगा कि आप डुप्लीकेसी के फॉर्म में जाओ। अगर आपने रिव्यू ऑफ लिटरेचर किया है तो आप अपने रिजल्ट को भी जस्टिफाई कर सकते हैं। इंश्योर द रिसर्च हैजंट बीन डन बिफोर दैट इज मार्क्ड एज। देखिए यहाँ पे रेप्लिकेशन स्टडी होती है। रेप्लिकेशन स्टडी का मतलब होता है डुप्लीकेसी ऑफ स्टडी, जो मैंने थोड़ी देर पहले बात की, रिपीटेड स्टडी के इसके अंदर बात की जाती है। तो ये इंश्योर करता है कि आप जो रिसर्चर हैं किसी तरह की आप डुप्लीकेसी नहीं कर रहे हैं स्टडी के अंदर। यानी कि ऐसा ना हो कि आपने पहले कोई स्टडी हुई है, आपने रिव्यू ऑफ लिटरेचर किया ही नहीं, उसके बाद आप काम करना स्टार्ट कर दिया और पता चल रहा है जो पहले आपने स्टडी पहले हो चुकी है उसी पे आप स्टडी कर रहे हैं, तो सेम पहले जो रिजल्ट आया था वही रिजल्ट अभी भी आएगा, तो मतलब कोई फायदा नहीं हुआ, कुछ नॉलेज नहीं निकल के नहीं आई, तो वो रिसर्च का पार्ट हो नहीं सकता है। सो वेयर द रिसर्चर फिट्स इनटू द एग्जिस्टिंग बॉडी ऑफ लैंग्वेज नॉलेज, यानी कि इसके अंदर ये भी बात की जाती है जो मैंने आपसे बात करी थी कि आपके कहाँ पे ये बॉडी ऑफ नॉलेज का मतलब होगा कि कंप्लीट जो आपका जैसे टॉपिक है, पूरा आपका एरिया है जिसपे आपको स्टडी करना है, तो वहां पे कहाँ पे आप लाई कर रहे हैं। यानी कि कोई गैप है तो वहां पे आप रिसर्च को स्टार्ट कीजिए। कोई अगर आपने पहले वाले ने कंक्लूड कर दी है उसके बाद आगे बढ़ाना चाह रहे हैं उस पर कर सकते हैं। कोई न्यू टॉपिक है उस पर आप स्टडी कर सकते हैं। मतलब ये पूरा एरिया आपके पास है, वहां पे कहाँ पे आप लाई कर रहे हैं, कहाँ पे आप अपने आप को फिट बैठा सकते हैं, वो तय करेगा आपका रिव्यू ऑफ लिटरेचर। तो ये पार्ट होता है टोटल आपका रिव्यू ऑफ लिटरेचर करने के जो बेनिफिट है बेसिकली, और क्यों किया जाता है ये जनरल सेंस में यहाँ पे बात। फिर है रिसर्च डिजाइन। रिसर्च डिजाइन की जैसे हमने बात करी, इसके अंदर हम क्या करते हैं, अपने डिजाइन को चूज करते हैं। डिजाइन के अंदर बहुत सारी चीजें होती हैं, डिजाइन के अंदर बहुत सारी चीजें होती हैं। एक रिसर्च डिजाइन के अलग अलग पार्ट्स हैं जो मैंने अभी थोड़ी देर पहले आपको बताया। डिस्क्रिप्टिव हो सकता है, एनालिटिकल हो सकता है, साइंटिफिक हो सकता है और डायग्नोस्टिक हो सकता है। तो अलग अलग है रिसर्च डिजाइन, बट एक डिजाइन के अंदर इतने कंपोनेंट्स आपको मिलते हैं। जो नीचे लिखे गए कंपोनेंट्स हैं ये सारे आपके हर एक रिसर्च डिजाइन के यहाँ पे पार्ट होते हैं। जैसे उसका इंट्रोडक्शन, पर्पस स्टेटमेंट, ऑब्जेक्टिव्स ऑफ द रिसर्च, सिग्निफिकेंस ऑफ द स्टडी, मेथोडोलॉजी एंड मेथड, रिसर्च क्वेश्चन एंड हाइपोथेसिस, लिमिटेशंस एंड डिलिमिटेशन। यानी कि ये आपके कंप्लीट रिसर्च डिजाइन का पार्ट होता है। ये जो आप यहाँ पे देख रहे हैं ये हाइपोथेसिस, रिसर्च क्वेश्चन एंड हाइपोथेसिस, ये इसके अंदर का पार्ट है। इसको आप अलग से मत समझना, वो रिसर्च की प्रोसेस का अलग पार्ट है। इसके अंदर जब हम रिसर्च के डिजाइन को चूज करेंगे तो उसके अंदर ये सारी चीजें भी इंक्लूडेड होंगी। जो हाइपोथेसिस था थर्ड वाले स्टेप पे, वो हाइपोथेसिस अलग पार्ट है इसके लिए। तो इसको ये आपका कंपोनेंट है बेसिकली, इसके अंदर इसको ज्यादा डिटेल में अभी नहीं देखना तो मत देखो, बट रिसर्च डिजाइन का ये कंपोनेंट यहाँ पे होते हैं। इसके जब पार्ट आएंगे अलग अलग रिसर्च डिजाइन, तब आपको समझ में आएगा कि ये सारी चीजें भी उसके अंदर इंक्लूडेड होती है। रिसर्च डिजाइन के देखिए यहाँ पे कितने पार्ट होते हैं। रिसर्च डिजाइन की जब बात करें, सबसे पहले इसके अंदर सैंपलिंग डिजाइन को फ्रेम किया जाता है। सैंपलिंग डिजाइन का मतलब होता है कि आपको कैसे सैंपल यहाँ पे चूज करना है, कितना सैंपल आपको लेना है। तो यहाँ पे हो गया विद डील्स विद द मेथड्स ऑफ सेलेक्टिंग आइटम्स टू बी ऑब्जर्व्ड फॉर द स्टडी। यानी कि मेथड की बात की जा रही है। मेथड का मतलब होगा कि कौन सी सैंपलिंग की मेथड आप यूज करेंगे, कितना सैंपल साइज आपका होगा, कौन से आपके सोर्सेज होंगे, ये सारी आपकी सैंपलिंग डिजाइन के अंदर होता है। ऑब्जर्वेशनल डिजाइन के अंदर क्या होता है, ऑब्जर्वेशनल डिजाइन का मतलब होगा जिसके अंदर आप ऑब्जर्व कर रहे हैं चीजों को, which relates to the conditions under which the observation are to be created। यानी कि ऐसी चीजें, ऐसी कंडीशन जिनके अंदर आप चीजों को ऑब्जर्व कर रहे हैं। जैसे हम मैंने बात करी ना, प्राइमरी जब हम डेटा कलेक्ट कर रहे हैं तो उसके अंदर हम क्या करते हैं, कुछ ऑब्जर्वेशन एक मेथड भी होती है हमारी। तो उसके अंदर हम देखते हैं कि अलग अलग कंडीशंस होती हैं, सिचुएशंस होती हैं। उसके अंदर डेटा जो हम कलेक्ट कर रहे हैं विद द हेल्प ऑफ ऑब्जर्वेशन, तो हमारे पास अलग अलग टाइप का डेटा निकल के आता है। यानी कि कभी जैसे क्रिटिकल सिचुएशन होती है तो उसमें कुछ और, जो सामने आपके रिस्पोंडेंट होते हैं कुछ और रिएक्ट करते हैं। नॉर्मल सिचुएशन होती है उसमें कुछ और रिएक्ट करते हैं। यानी कि ऑब्जर्वेशन का यहाँ पे फर्क पड़ता है। तो ऑब्जर्वेशनल डिजाइन के अंदर भी ये बात की जाती है। फिर स्टैटिस्टिकल डिजाइन, इसके अंदर आपके डेटा के मेथड और ये सब एनालाइज करने के फॉर्म, ये सारी चीजें इसके अंदर होती हैं। विच कंसर्न द क्वेश्चन ऑफ द हाउ द इंफॉर्मेशन एंड डेटा गैदर्ड आर टू बी एनालाइज्ड। यानी कि चीजों को आप जो गैदर कर चुके हैं, जो डेटा कलेक्शन आपने किया, उसको कैसे आप लोग एनालाइज करोगे, क्या क्या टूल्स आप लोग यूज करने वाले हैं। फिर है ऑपरेशनल डिजाइन विच डील्स विद द टेक्निक्स बाय विच द प्रोसीजर्स सेटिस्फाइड इन सैंपलिंग। यानी कि
ऑपरेशनल डिजाइन का मतलब हो गया जब आप सैंपलिंग कर रहे हैं फील्ड में जाके, जब आप सैंपल यहाँ पे ले रहे हैं तो कौन सी प्रोसीजर का यूज आप लोग कर रहे हैं ताकि आपकी जो रिसर्च है, जो आपकी मेथोडोलॉजी है वो तो पूरी तरीके से सेटिस्फाई हो। जो सेटिस्फाई होने का मतलब यहाँ पे ये है कि जो हमने पॉपुलेशन यहाँ पे बनाया है और जो आप सैंपल यहाँ पे ले रहे हैं, ये सैंपल बेसिकली रिप्रेजेंट करने चाहिए आपके यूनिवर्स। तो ये होता है आपका सेटिस्फैक्शन इन केस ऑफ डेटा कलेक्शन। अगर आपका ये अगर रिप्रेजेंट नहीं कर रहा है, आपका जो सैंपल की कैरेक्टरिस्टिक है वो अलग है आपके यूनिवर्स से, तो जो जनरलाइज करेंगे आप रिजल्ट को, फिर वो आपके यूनिवर्स पे एप्लीकेबल नहीं होगा। यानी कि आपके रिजल्ट रियल में कुछ और आ रहा होगा, रियल सिचुएशन कुछ और ये यहाँ पे चल रही होगी। ये फर्क इसके अंदर पड़ता है। फिर जब डेटा की बात कर रहे हैं, हाँ जी, मुझे ऑपरेशनल डिजाइन एक बार बता दीजिए, मुझे क्लियर। ऑपरेशनल डिजाइन का मतलब ये हो गया कि ऑपरेशन हम कहाँ पे करते हैं। जब ऑपरेशन करने का मतलब हो गया कि जब हम फील्ड में जाके स्टडी करें। फील्ड का मतलब ये कि जहां से आपको डेटा कलेक्ट करना है। अब ये फील्ड आपका रिसर्च डिजाइन के अकॉर्डिंग अलग अलग हो सकता है, बेसिकली सेकेंडरी डेटा के केस में। तो सेकंड जहां पे आप जो टेक्निक्स हैं आपके, यानी कि जो सैंपल आप ले रहे हैं उसके टेक्निक्स आपके अलग अलग होते हैं। जैसे अभी हम बात करेंगे, उसके अंदर आपकी प्रोबेबिलिटी सैंपलिंग भी होती है, नॉन प्रोबेबिलिटी सैंपलिंग मेथड भी होती है। तो कौन सी टेक्निक्स का आप यूज कर रहे हैं कि जिसमें आपके जो मैक्सिमम कैरेक्टरिस्टिक ऑफ सैंपल है वो आपके पॉपुलेशन से मैच करें, ये आपका होता है इसके अंदर सेटिस्फाइड। ये जो प्रोसीजर सेटिस्फाइड इन सैंपलिंग, सेटिस्फाइड की जो बात की गई है वो इसीलिए बात की गई है कि आपके मैक्सिमम कैरेक्टरिस्टिक ऑफ सैंपल आपके मैच करने चाहिए आपके पॉपुलेशन से, ताकि जो आप रिजल्ट अपने सैंपल से जनरलाइज कर रहे हैं वो रिजल्ट आपके यूनिवर्स पे एप्लीकेबल हो। यानी कि जैसे मैंने स्टेट्स की बात करी ना, स्टेट्स पे मुझे करना है, तो मतलब स्टेट्स के बारे में जो जनरलाइज कर रहा हूँ, मेरे को और जो स्टेट्स मेरे रह गए हैं जिनको मैंने चूज ही नहीं किया, उन पे भी ये चीज एप्लीकेबल हो सके। जब ये टर्म सेटिस्फाइड होंगी तो ही हमारे जो ऑपरेशनल डिजाइन है वो बेटर यहाँ पे माना जाएगा। ठीक है जी सर, ओके सर। फिर नेक्स्ट है हमारे पास, देखिए जो डेटा कलेक्शन के सोर्सेज हैं जो हमने थोड़ा पहले डिस्कस किया था, वही सोर्सेज यहाँ पे हैं। डेटा का मतलब हो गया फैक्ट्स एंड फिगर्स पर्टेनिंग टू दी प्रॉब्लम, यानी कि जो प्रॉब्लम आपने एक तरीके से स्टार्टिंग में जो प्रॉब्लम क्रिएट की है उससे रिलेटेड फैक्ट्स एंड फिगर्स की यहाँ पे बात की जाती है डेटा। अब ये डेटा दो तरीके से कलेक्ट होता है, प्राइमरी सेकेंडरी डेटा, प्राइमरी डेटा। प्राइमरी डेटा वो डेटा होता है जो आपकी फर्स्ट टाइम फर्स्ट हैंड जो कलेक्टेड डेटा होता है उसको हम प्राइमरी डेटा कहते हैं। ये पहली बार कलेक्ट किया जाता है, ये पहले से कहीं पब्लिश नहीं होता है, कहीं पे इस पे काम नहीं किया होता है, ये आपका ऑलरेडी न्यू डेटा यहाँ पे होता है। फैक्ट्स एंड फिगर्स न्यूली कलेक्टेड फॉर द प्रोजेक्ट, यानी कि अपनी स्टडी के लिए आप कुछ नया डेटा यहाँ पे ला रहे हैं और ये इसके यहाँ पे ये आप समझ सकते हैं, ये इसके एग्जांपल है। जैसे ऑब्जर्वेशनल डेटा, जो मैंने कहा कि आपको फील्ड में जाके, एक तो होता है ना कि हम जनरली जाके इंटरव्यू कर रहे हैं, किसी से पूछ रहे हैं कि आप डेटा को आप ये बताइए, आप ये क्वेश्चन बताइए, आप ये क्वेश्चन बताइए। दूसरा ऑब्जर्वेशन कैसे करते हैं हम लोग कि हम देखते हैं कि वो काम कैसे कर रहा है, सिचुएशंस क्रिएट करते हैं उसके लिए, वो सिचुएशन में कैसे रिएक्ट कर रहा है हम अपने पास नोट कर लेते हैं, वो है ऑब्जर्वेशन। तो ऑब्जर्वेशनल डेटा के अंदर क्या है कि वॉचिंग पीपल, यहाँ पे लिखा भी हुआ है कि आपको लोगों को देखना है कि ये सर्टेन कंडीशंस हैं, सिचुएशंस हैं, उसमें कैसे रिएक्ट कर रहे हैं। तो ये भी आपका प्राइमरी डेटा का पार्ट है क्योंकि आप पहली बार जाके कलेक्ट कर रहे हैं। और इसके अंदर ये आपका होता है मैकेनिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक अप्रोच और पर्सनल अप्रोचेस। ये अप्रोचेस की बात यहाँ पे ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। ये पर्सनल अप्रोच का मतलब हो गया कि आप इसके अंदर मैकेनिकल और इलेक्ट्रॉनिक अप्रोच का मतलब हो गया कि कुछ टूल्स एंड टेक्निक्स का आप यूज कर रहे हैं डेटा को ऑब्जर्व करने के लिए। जैसे हमारे पास बहुत सारे मेथड होते हैं, जो साइकोलॉजिस्ट होते हैं वो इस चीज को यूज करते हैं, जैसे कार्ड्स का यूज करते हैं, साइकोलॉजी टेस्ट के लिए कार्ड्स का यूज करते हैं, पेंटिंग्स का यूज करते हैं, वो सारी चीजें इसके अंदर आती हैं जो मैकेनिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक अप्रोच है। पर्सनल अप्रोच के अंदर ये आता है कि पर्सन डायरेक्टली ऑब्जर्व कर रहा है चीज को, जैसे मैं गया फील्ड में, मैंने डायरेक्टली चीज को वहां पे ऑब्जर्व कर रहा हूँ, तो मतलब ये मेरा हो गया पर्सनल अप्रोच। उसके बाद सेकंड फॉर्म इसका ही है, प्राइमरी का ही है, क्वेश्चनर डेटा। क्वेश्चनर डेटा के अंदर आप आस्किंग पीपल, इसके अंदर हम लोगों से पूछते हैं, हम कहते हैं कि आप बताइए ये इस पे ये क्वेश्चन है, इसका आपका क्या आंसर है, इसका क्वेश्चन ये है तो इसका आपका क्या आंसर है। आइडिया जनरेशन थ्रू इन डेप्थ इंटरव्यूज एंड फोकस ग्रुप, यानी कि यहाँ पे क्या होता है, इन डेप्थ इंटरव्यूज कर सकते हैं आप। पहली चीज तो क्या कि आपके एक मेथड होता है जिसके अंदर हम कहते हैं कि इंटरव्यू कर रहे हैं, और एक होता है आपका शेड्यूल। इन दोनों में किसी को फर्क पता है?
एक तो शेड्यूल मेथड होती है और एक इंटरव्यू होता है, दोनों में थोड़ा सा डिफरेंस होता है। प्री प्लान्ड क्वेश्चंस होते हैं हमारे, हाँ, तो इस इट इज शेड्यूल, हमारे कितने क्वेश्चन पूछने हैं, उसके पर्टिकुलर क्या टाइमिंग होंगे, ईच एंड एवरीथिंग इज प्री प्लान्ड एज पर द शेड्यूल। ठीक है, और क्वेश्चनर बेसिकली वी कैन से जो क्वेश्चनर होता है वो शेड्यूल का ही पार्ट हुआ सर। लेकिन इसके अंदर जो देखिए क्वेश्चनर एक अलग मेथड है, क्वेश्चन डेटा कलेक्शन बाय क्वेश्चनर अलग है, डेटा कलेक्शन बाय शेड्यूल अलग है। इन दोनों के अंदर हम लोग क्वेश्चनर का ही यूज करते हैं, बट डिफरेंस होता है डेटा कलेक्शन के मेथड में। वो क्या डिफरेंस होता है, शेड्यूल के अंदर हम क्या करते हैं ना, शेड्यूल के अंदर हम जो क्वेश्चनर हमारे पास ये क्वेश्चनर है, इसको हम खुद फिल करते हैं, हम लोगों से पूछते हैं कि ये क्वेश्चन है, इसका आंसर दो, और हम खुद टिक करेंगे उसको, हम क्वेश्चनर नहीं देंगे। ये यूज किया जाता है जब आपकी इलिटरेट पब्लिक होती है। ये क्वेश्चन आपके ऑलरेडी यहाँ पे पूछा जा चुका है यूजीसी नेट में, तो इसको ध्यान में रखना है। शेड्यूल के अंदर आप क्या करते हैं, खुद अपने क्वेश्चनर को भरते हैं, जबकि ओपिनियन होता है आपके रिस्पोंडेंट का। रिस्पोंडेंट कौन हो गए, जिससे आप डेटा कलेक्ट करते हैं। दूसरी तरफ क्वेश्चनर वो होता है जिसके थ्रू हम उनको दे देते हैं क्वेश्चनर, आप लोग खुद भरो, अपना ओपिनियन लगाओ और खुद यहाँ पे भरो। और तीसरा आपका होता है इंटरव्यू मेथड। इंटरव्यू के अंदर हम क्या करते हैं, इसके अंदर स्ट्रक्चर्ड इंटरव्यू भी होता है, अनस्ट्रक्चर्ड इंटरव्यू भी होता है, उसकी फर्दर क्लास में बात करेंगे। पर इंटरव्यू के अंदर सीधी सी बात ये होगी, इसके अंदर आपका स्ट्रक्चर्ड है तो पहले से क्वेश्चन फिक्स होते हैं, वो क्वेश्चन आपके सब्जेक्टिव होते हैं, ऑब्जेक्टिव भी होते हैं। दूसरी तरफ अनस्ट्रक्चर्ड है तो आप इंटेंशनली कुछ भी पूछ सकते हैं, कोई भी डेटा आप कलेक्ट कर सकते हैं, बट क्वेश्चनर के फॉर्म में नहीं होता है इंटरव्यू। इंटरव्यू होते हैं आपके जैसे कुछ क्वेश्चन आपने ले लिए, जैसे 4-5 क्वेश्चन ले लिए, ये ऑब्जर्वेशन के जैसा ही होता है, बट इसके अंदर आप बोलते हो, बट ऑब्जर्वेशन के अंदर आप खाली ऑब्जर्व करने का काम करते हो। जबकि ये दो मेथड जो हैं आपके, इसके अंदर क्वेश्चन बनाए जाते हैं, क्वेश्चन आपके मोर देन 20 हो सकते हैं, मोर देन 30 क्वेश्चन हो सकते हैं, लंबी लिस्ट होती है क्वेश्चन। इसके अंदर लेंदी प्रॉब्लम नहीं होता, क्योंकि इंटरव्यू अगर करना है तो इंटरव्यू के अंदर क्वेश्चंस आपको बहुत कम रखने पड़ेंगे, क्योंकि ये टाइम टेकिंग बहुत होता है। अब इसके डिसएडवांटेज एंड एडवांटेजेस में मैं नहीं जा रहा, क्योंकि इंटरव्यू के अंदर क्या रहता है ना, बहुत सारे रिस्पोंडेंट, अगर आप 10 मिनट भी एक रिस्पोंडेंट को लगा रहे हो एवरेज, तो आपके पास 100 रिस्पोंडेंट, तो आप समझ लीजिए आपके पास कितना टाइम लग जाएगा। जबकि शेड्यूल और क्वेश्चनर के अंदर सीधा सीधा क्या है, आप पूछ रहे हैं, डायरेक्टली भर रहे हैं, कोई टाइम नहीं लग रहा। 1 से 2 मिनट आपको एक क्वेश्चनर, 2 या 3 मिनट आपको एक क्वेश्चनर भरने में यहाँ पे लगेगा, या रिस्पोंडेंट को लगेगा। तो ये इसके अंदर बात होती है। जबकि इंटरव्यू के अंदर क्या है ना, डेटा भी कलेक्ट कर रहे हैं, इंडिविजुअली कर रहे हैं, कर भी लेंगे, इंडिविजुअली करेंगे, 2 लोगों को 3 लोगों को बुलाएंगे, उससे ज्यादा नहीं। बट इसके अंदर क्वेश्चनर के अंदर एक क्लास में 100 लोग बैठे हैं, 100 के 100 को एक साथ दो, आधे घंटे के अंदर सबसे क्वेश्चन ले, तो ये बहुत आपका टाइम बचाता है। तो ये इसके अंदर डिफरेंस होता है आपका। और ये जो क्वेश्चनर होते हैं ना, ये मेल के थ्रू भी सेंड किए जाते हैं, ऑनलाइन भी भरवाए जाते हैं, जैसे गूगल फॉर्म के थ्रू मैंने आपको फॉर्म दिया था, वो एक क्वेश्चनर का ही फॉर्म था। उसके बाद टेलीफोनिक क्वेश्चनर भी होता है। टेलीफोनिक क्वेश्चनर मतलब आप फोन करके रिस्पॉन्स लेते हो लोगों से, जैसे मीडिया में होता है कि कुछ जैसे कहीं पे कुछ केस हो गया, तो वो लोग क्या करते हैं, डायरेक्टली एसपी को या उनको फोन करके डायरेक्टली रिपोर्टिंग ले लेते हैं, मतलब फोन के थ्रू, टेलीफोन के थ्रू। ये चीजें इसके अंदर होगा। और पर्सनल सर्वेज हो गए। पर्सनल सर्वेज का मतलब हो गया कि आप पर्सनली कुछ, आपने कुछ स्पेसिफिक टॉपिक उठाए, कुछ क्वेश्चन उठाए, कुछ एरियाज को डिफाइन किया, और उस एरिया में जाके आप उस चीज का सर्वे कर रहे हैं कि क्या एक्चुअल में ऐसी जो हम लोग को इसके अंदर लिखा गया, क्या ये सिचुएशन है या नहीं है। तो वो एक सर्वे का पार्ट आपका होता है। और सर्वे के अंदर एक इंपॉर्टेंट चीज होती है कि डेटा आपका डिस्क्रिप्टिव वे में होता है। डिस्क्रिप्टिव वे का मतलब हो गया, जैसा डेटा आपको मिला है वैसा आपको रिप्रेजेंट करना है। सर्वे का सबसे बढ़िया एग्जांपल है सेंसस। जो आपके सेंसस होता है, सेंसस के अंदर क्या है, जो आपके एक तरीके से जनगणना होती थी ना, जनगणना जो अभी 2011 में हुई थी लास्ट टाइम। तो 2011 में जैसे जनगणना में क्या होता है, एक फैमिली के अंदर 10 लोग हैं, जैसे 10 लोग तो बहुत ज्यादा हो गए, चलो कोई बात नहीं, 10 लोग हैं जैसे, तो 10 लोगों को मैं कितने मेल हैं, कितने फीमेल हैं, कितने कौन कितना पढ़ा लिखा है, कितने इनकम अर्न कर रहा है, ये सब डिटेल हमें देनी पड़ती है। इसमें मैनिपुलेशन नहीं कर सकते ना हम लोग, तो मतलब ये डिस्क्रिप्टिव वे में देना पड़ता, तो सर्वे का एक इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट होता है। उसके बाद बात करते हैं सेकेंडरी डेटा का। सेकेंडरी डेटा वो डेटा होता है जो ऑलरेडी आपका पब्लिश होता है, ऑलरेडी उस पर काम चल रहा होता है, ऑलरेडी उस पर खत्म हो गया होता है काम, जो भी सारी चीजें हैं, मतलब ये पब्लिश प्रोसेस का पार्ट होता है। अब इसको फर्दर क्लासिफाई किया जाता है 2 पार्ट्स में। एक तो होता है इंटरनल डेटा
दूसरा होता है एक्सटर्नल डेटा। इंटरनल मतलब इनसाइड द फर्म, फर्म का मतलब समझ सकते हैं आप लोग, इसके अंदर कंपनी को ले लीजिए या किसी भी तरह की आप फर्म को ले लीजिए, तो वो डिपेंड करता है। अब इसके अंदर इनसाइड द फर्म का मतलब है कि फर्म के अंदर से क्या क्या चीजें निकल सकती है हमारे पास। देखिए फाइनेंशियल स्टेटमेंट, फाइनेंशियल स्टेटमेंट के अंदर जिसके अंदर हम बेसिकली दो चीजों को प्रेफर करते हैं, हमारे पास होता है बैलेंस शीट और पीएनएल, ये दो चीजें होती हैं। और भी चीजें होती हैं बट मोस्ट यूजफुल चीज हमारे लिए ये दो चीज होती है, और कैश फ्लो स्टेटमेंट भी होता है। तो ये जो स्टेटमेंट्स हैं हमारी, ये कंपनी के अंदर से हमें मिलते हैं, मतलब ये इनसाइड द फर्म वाले आपके स्टेटमेंट्स होते हैं, तो ये इंटरनल डेटा का पार्ट होता है और ये ऑलरेडी पब्लिश होता है। ये आपको जो प्रॉफिट एंड लॉस और बैलेंस शीट होती है, आपको उसके वेबसाइट पे आपको अवेलेबल हो जाती है आराम से। साथ में आपको न्यूज़पेपर में मिल जाती है, जैसे कोई बड़ी कंपनी है उसका आईपीओ निकलता है तो वो बैलेंस शीट और प्रॉफिट एंड लॉस के साथ में देते हैं। तो ये बात हो गई आपकी, ये पब्लिश्ड होता है। फिर रिसर्च रिपोर्ट्स हो गई, कुछ ऐसे आर्टिकल्स हो गए, रिसर्च पेपर्स हो गए, ये सारी चीजें आपके पब्लिश्ड हैं ऑलरेडी, उनका आप यूज कर सकते हैं। कुछ फाइल्स हैं, कस्टमर्स के लेटर्स हैं, कुछ सेल्स कॉल रिपोर्ट्स हैं, कस्टमर के लिस्ट हैं, ये सारी चीजें आपके पब्लिश्ड सोर्सेज का पार्ट होती हैं। और ये जो इंफॉर्मेशन होती है ये इनसाइड द फर्म अवेलेबल होती है, दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड इंटरनल डेटा। दूसरा हमारा होता है एक्सटर्नल डेटा। एक्सटर्नल डेटा होता है आउटसाइड द फर्म, जो आपकी कंपनी के बाहर से आप डेटा कलेक्ट कर रहे हैं, मतलब आउटसाइड द फर्म आप डेटा कलेक्ट कर रहे हैं। जैसे सेंसस रिपोर्ट की मैं बात कर रहा हूँ, यूएस सेंसस रिपोर्ट, मतलब ये ऑलरेडी ये वाला वो वाला सेंसस रिपोर्ट नहीं है कि आप जाके कलेक्ट कर रहे हो, ये वो वाला है कि आपका ऑलरेडी साइट पे पब्लिश हो चुका है, जैसे विकिपीडिया पे आपको मिल जाता है कहाँ की कितनी जनसंख्या है, कहाँ कितने इलिटरेट हैं, कहाँ लिटरेट पीपल कितने हैं, ये सारी चीजें आपका अवेलेबल हो जाती है। उसके अलावा ट्रेड एसोसिएशन स्टडीज हो गया। ट्रेड एसोसिएशन स्टडीज का मतलब जैसे आपके कंपनी में होते हैं कुछ ट्रेड यूनियन बनते हैं, उसकी क्या रिपोर्ट्स निकलती है, क्या मीटिंग्स हुई, क्या मिनट्स थे बने थे, ये सारी चीजें अवेलेबल हो जाती है। मैगजीन्स हो गए आपके, बिजनेस पीरियोडिकल्स हो गए जो टाइम टू टाइम निकलते रहते हैं आपके, और इंटरनल बेस्ड रिपोर्ट, जो इंटरनेट बेस्ड रिपोर्ट, जो भी आपके फर्दर इसके अलावा इंटरनल के अलावा जो भी क्लासिफाइड है वो सारा का सारा एक्सटर्नल का पार्ट हो जाता है। तो ये कंप्लीट जो प्रोसेस होता है आपका, ये दो तरीके का होता है। अब इसके अंदर इंपॉर्टेंट चीज क्या है, इंपॉर्टेंट सबसे पहले तो यही है, डेटा कलेक्शन के सोर्सेस हमारे पास कितने होते हैं, सेकेंडरी और प्राइमरी दो तरह के होते हैं, और इनके अंदर क्लासिफिकेशन आपकी पूछी जाती है। क्लासिफिकेशन कैसे पूछी जाती है, आपको कुछ यहाँ पर टूल्स दे दिए जाएंगे और उनको आपको या तो मैच करना होगा, ये प्राइमरी सोर्स से, सेकेंडरी सोर्स से, इस तरीके के क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाते हैं, या असर्शन या रीजन का क्वेश्चन से आता है। तो ये इंपॉर्टेंट है, इसमें किसी को कोई डाउट है तो आप लोग पूछिए। और क्वेश्चनर के फॉर्म में भी जो क्वेश्चनर बनते हैं आपके, वो भी आपके दो तरीके के बनते हैं, उसको हमने पहले भी डिस्कस किया था। एक होता है आपका ओपन एंडेड क्वेश्चनर और दूसरा होता है आपका क्लोज्ड एंडेड क्वेश्चनर। ओपन एंडेड के अंदर क्या रहता है कि आपको नीचे से कुछ सजेशंस आप देना चाहें, कुछ आपके विचार हैं, कुछ आप अपने फीडबैक देना चाहें, वो आप लिख सकते हैं क्वेश्चनर के लास्ट में या क्वेश्चन के नीचे, हर एक क्वेश्चन के नीचे, उस तरीके का। जैसे होता है ना कि आपके 4 ऑप्शन दे दिए और उसके बाद बोला कि स्पेसिफाई इफ अदर, तो मतलब आपको कुछ अगर इसके इन चारों के अलावा भी आपको कोई ऑप्शन है तो आप लिख सकते हैं वहां पे। क्लोज्ड एंडेड के अंदर क्या है कि आपको 4 ऑप्शन है, उन चारों में से एक चूज करना है, उसके अंदर आपके पास कोई चॉइस नहीं होती है। तो ये क्वेश्चनर के पार्ट हो गए, ठीक है। फिर है डेटा एनालिसिस एंड इंटरप्रिटेशन। जब डेटा एनालिसिस की बात करते हैं, मतलब हम लोगों ने जो डेटा कलेक्ट किया हुआ है उसको हम एनालिसिस करते हैं, एनालिसिस करने के बाद उसको इंटरप्रिटेशन उसका करते हैं, यानी कि उसके व्याख्या हम लोग करते हैं। मेकिंग सेंस आउट ऑफ टेक्स्ट एंड इमेज डेटा, यानी कि जो हमारे पास टेक्स्ट में डेटा है या इमेज में डेटा है, ग्राफ में डेटा है, या जो भी टेबल में डेटा है, सारा सब कुछ हम एनालाइज करते हैं और उससे कुछ सेंस निकालते हैं। सेंस का मतलब हो गया कुछ मीनिंग हम लोग निकाल के रखते हैं। प्रिपेयरिंग डेटा फॉर एनालिसिस, कंडक्टिंग डिफरेंट एनालिसिस, यानी कि इसके अंदर हम क्या करते हैं, अलग अलग हम डेटा को पहले तो प्रिपेयर करते हैं एनालिसिस के लिए, जैसे टेबुलेशन उसका करते हैं, इसके अलावा हम उसका ग्राफ में रिप्रेजेंट करते हैं, इसके अलावा हम जिस तरीके से भी हमें इजी लगे डेटा को एनालिसिस करने के लिए सॉर्टिंग ऑफ डेटा हम करते हैं। फिर कंडक्ट करते हैं डिफरेंट एनालिसिस के मेथड्स हम लोग यूज करते हैं, जिनके अंदर हम जैसे स्टैटिस्टिकल मेथड हो गई, वो सारी चीजें हम उसके अंदर अप्लाई करते हैं। फिर मूविंग डीपर एंड डीपर इनटू अंडरस्टैंडिंग द डेटा, यानी कि हम उसके बाद क्या करते हैं, जैसे हमको डेटा हमने क्लासिफाई कर लिया, उसके बाद हम डेटा को एनालाइज भी कर लिया हमने, जैसे
जियोग्राफिकल डेटा हमारे पास आया, जियोग्राफिकल डेटा को हमने एनालिसिस भी कर दिया है। उसके बाद हम क्या करते हैं, उसके डेप्थ में जाकर स्टडी करते हैं कि क्रॉस टेबुलेशन हमें करना पड़ता है। क्रॉस टेबुलेशन का मतलब जिस तरह की स्टडी होगी, और उसके अलावा कोई टेस्ट आपको लगाना है, जैसे रिग्रेशन आपको यूज करना है, या आपको कोरिलेशन आपको यूज करना है, या आपको एसोसिएशन देखना है, या आपको हाइपोथेसिस टेस्टिंग करनी है। तो ये अलग अलग मेथड आपके देखने पड़ेंगे जिस तरह की आपकी स्टडी होगी। फिर डेटा को रिप्रेजेंट किया जाएगा और मेकिंग एंड इंटरप्रिटेशन ऑन दी और द लार्जर मीनिंग ऑफ द डेटा, यानी कि इसको बोला गया है इंटरप्रिटेशन या लार्जर मीनिंग ऑफ डेटा, यानी कि जो डेटा आपने कलेक्ट किया उसको आप इंटरप्रेट करते हो, या उसकी मीनिंग यानी कि जो जनरलाइज फॉर्म में निकल के आती है उसको आपको यहाँ पे देना पड़ता है। तो ये होता है आपका डेटा एनालिसिस एंड इंटरप्रिटेशन का पार्ट। अब रिपोर्ट की बात करते हैं। जब हमारे पास रिपोर्ट आता है, डेटा कलेक्शन कर लिया, डेटा एनालिसिस हमने कर लिया, सब कुछ हमने कर लिया, फिर लास्ट में हमारे पास आता है रिपोर्टिंग की बात। जब हमारे पास रिपोर्ट राइटिंग होता है, रिपोर्ट राइटिंग में हमारे पास बेसिकली कितने स्टेप्स होते हैं। स्टेप्स क्या मतलब, ये टाइटल पेज होता है स्टार्टिंग का, फिर टेबल ऑफ कंटेंट होता है, फिर एग्जीक्यूटिव समरी होता है, फिर इंट्रोडक्शन स्टार्ट होता है, फाइंडिंग्स होती है, कंक्लूजन होता है, रिकमेंडेशन होता है, बिब्लियोग्राफी, रेफरेंसेस होते हैं, एविडेंसेस। तो ये बेसिकली जो ये आपके बोल्ड लेटर में लिखे गए हैं, ये बॉडी ऑफ रिपोर्ट्स होते हैं। ये प्रिलिमिनरी पार्ट होता है। ये जो सारा चीज है, टाइटल है, टेबल ऑफ कंटेंट है, एग्जीक्यूटिव समरी है, इसके अंदर ये प्रिलिमिनरी पार्ट होता है। जबकि ये बॉडी होती है आपकी, इसके अंदर इंट्रोडक्शन से स्टार्ट होता है, उसके बाद सारे फाइंडिंग्स क्या क्या निकल के आई, कंक्लूजन क्या दिए, रिकमेंडेशन आपकी क्या दिए। तो ये बॉडी होगी। मेन जो बॉडी होती है ये होती है बॉडी ऑफ रिपोर्ट, यानी कि जैसे थीसिस भी आपकी बनेगी, थीसिस के अंदर भी ये बॉडी यहाँ पे होती है, चैप्टराइजेशन होता है, इसके अंदर अलग अलग चैप्टर आपके बनते हैं। फिर लास्ट में ये पार्ट होता है आपका रेफरेंसेस वाला। रेफरेंसेस के अंदर क्या क्या चीजें आती हैं, बिब्लियोग्राफी और रेफरेंसेस आ जाता है। इसका डिफरेंस तो भी देखेंगे, दोनों में क्या डिफरेंस होता है, इसके अंदर डिफरेंस भी आता है। और अपेंडिसेस जो लास्ट में आपके, जैसे आपने क्वेश्चनर बनाए उसको अटैच कर सकते हैं, आपके रिसर्च पेपर है उनको अटैच कर सकते हैं। इसके अलावा जितने भी सारी चीजें आ गई उनको आप अटैच कर सकते हैं, ये ऑप्शनल होता है, ये वाला ऑप्शनल होता है। और ये रेफरेंसेज और बिब्लियोग्राफी आपको देनी पड़ती है, या तो आप बिब्लियोग्राफी दे सकते हैं या रेफरेंसेज भी दे सकते हैं, या दोनों साथ में दे सकते हैं। बाकी सारी चीजें आपको करनी पड़ेंगी, बट किसी किसी स्टडी के लिए ये जो लास्ट पेज है ये आपका ऑप्शनल होता है। तो ये पार्ट होते हैं कुछ, इसको डिटेल में अभी और करेंगे हम आगे। अब जो बेसिक हमारे पास ऑब्जेक्टिव्स होते हैं किसी भी स्टडी को करने की, तो रिसर्च की अगर मैं बात करूं तो हमारे पास 4 तरह के, एक तरीके से कैरेक्टरिस्टिक कह सकते हैं आप, रिसर्च की वो होती है, उसको बोलते हैं SMART, यानी कोई भी स्टडी है, कोई भी टॉपिक है, उसके अंदर ये 4 आपकी कैरेक्टरिस्टिक होनी चाहिए। पहले क्या होना चाहिए, एस फॉर स्पेसिफिक, इसको स्मार्ट के थ्रू याद कर सकते हैं, इसका क्वेश्चन आया हुआ है एग्जाम में, जब इसके लास्ट में हम क्वेश्चन करेंगे तो आप देखेंगे इसका क्वेश्चन, इसका जो फुल फॉर्म भी इसके अंदर पूछा गया है। और स्मार्ट के अंदर एस किसके लिए स्टैंड करता है, या एम किसके लिए, या ऐसी चीजें इसके अंदर पूछी गई है। तो आपको इसके अंदर ध्यान रखना है, स्मार्ट मतलब एस फॉर स्पेसिफिक, एम फॉर मेजरेबल, ए फॉर अचीवेबल, आर फॉर रेलेवेंट और टी फॉर टाइम बाउंड। अब ये क्या चीज है, देखिए कोई भी अगर आपकी स्टडी है वो स्पेसिफिक होनी चाहिए। स्पेसिफिक होनी चाहिए मतलब आपको पता होना चाहिए कि आप किस चीज पे स्टडी कर रहे हैं। जैसे हमारे पास हमने बात करी, हमारे पास ये पूरा यूनिवर्स है। यूनिवर्स जब भी बोल रहा हूँ आप लोग समझ लीजिए उसको पॉपुलेशन, जो हमारी पूरी एरिया है, उसके अंदर हम बात कर रहे हैं कि हमें स्टडी करनी है। जब तक हमारे पास चीजें स्पेसिफाइड नहीं है, यानी कि हमको पता ही नहीं है कि हमको किस फैक्टर पे क्या क्या हमारे वेरिएबल्स हैं, किस पे हमको स्टडी करनी है, तो तब तक आप पूरे यूनिवर्स पे किस पे स्टडी कर सकते हैं। आपके पास यूनिवर्स के अंदर तो हजारों टाइप का डेटा है, आप उनके कौन से फैक्टर पे, कौन से वेरिएबल पे एनालिसिस करना चाहते हैं, ये आपको स्पेसिफाई करना पड़ेगा। क्योंकि पूरा एरिया के हर एक एस्पेक्ट को आप कभी ले ही नहीं सकते, उस पर स्टडी कभी कर नहीं सकते हैं। मतलब कर लेंगे बट उसके लिए आपको पूरा एक अपना जन्म कुर्बान करना पड़ेगा, अगला जन्म लेना पड़ेगा, ये चीज इसके अंदर हो सकती है। तो मतलब यूनिवर्स अगर आपका है, उसमें से आपको अपने ऑब्जेक्टिव्स को स्पेसिफाई करना पड़ेगा कि आप किस चीज को अपनी स्टडी में कंसिडर करेंगे, कौन सी आपके टूल्स होंगे, कौन से मेथड्स होंगे, कौन से आपके, सब कुछ आपको स्पेसिफाई करना पड़ेगा। स्पेसिफाई करने का मतलब हो गया डिटरमाइन करना पड़ेगा। फिर है मेजरेबल। अब ऐसा डेटा, ऐसा जो आपका टॉपिक है वो ऐसा नहीं होना चाहिए जो मेजरेबल नहीं है, जो डेटा आपने कलेक्ट किया उसको आप मेजर ही नहीं कर पाओगे। अगर आप मेजर नहीं कर पाओगे तो फिर आप एनालिसिस भी उसका नहीं कर सकते हैं।
तो ऐसा डेटा या ऐसा टॉपिक आपका होना चाहिए कि आप अपने रिजल्ट को मेजर कर पाओ, यानी कि आपके पास जो रिजल्ट आए उसका आप एक तरीके से क्लासिफिकेशन कर पाओ, एनालिसिस कर पाओ, इंटरप्रिटेशन कर पाओ, रिपोर्ट राइटिंग आप बना पाओ। तो वह उस तरह के आपको डेटा को कलेक्ट करना, उस तरह की आपको प्रॉब्लम्स को लेना है। अब मेजरेबल का इसका एक मैं एग्जांपल दूं, जैसे मैंने बोल दिया कि जो बेसिकली आप लोग देखते हो कि मैं तेरे लिए चांद तार क्या बोलते हैं उसको, अब तारे तोड़ के लाऊंगा, चांद तोड़ के लाऊंगा, ऐसा कुछ। तो वो आपका मेजरेबल नहीं है। ये बोलने में बहुत अच्छा है, बट इसको आप इस पे स्टडी करेंगे तो ये पॉसिबल ही नहीं है। आप कैसे मेजर कर सकते हैं, कैसे आप लोग तारों को तोड़ के ले आ सकते हैं? ठीक है, तो ये इसके लिए बोला जाता है कि जो प्रॉब्लम्स है वो प्रैक्टिकल प्रॉब्लम्स होनी चाहिए, ऐसा नहीं है कि कोई हाइपोथेटिकल प्रॉब्लम है। तो मेजरेबल, अचीवेबल भी वही चीज हो गई कि आप अपने रिजल्ट को अचीव कर पाओ, वही वाली बात हो गई जो मैंने अभी एग्जांपल दिया कि आप ऐसे अगर अपने ऑब्जेक्टिव को सेट कर रहे हो जो आप अचीव ही नहीं कर पा रहे हो, फिर आपकी स्टडी के कंक्लूजन तक आप पहुंच ही नहीं सकते। तो ऐसे आपको ऑब्जेक्टिव सेट करने हैं। इसीलिए कहते हैं ना कि ऑब्जेक्टिव जब बनाए जाते हैं तो बहुत सारे ऑब्जेक्टिव नहीं बनते हैं, 4 से 5 ऑब्जेक्टिव आपके काफी होते हैं ये। तो ये आप अचीव कर पाओ और इन पे अच्छे से आप काम भी कर पाओ, क्योंकि अगर आपके पास 10 से 20 ऑब्जेक्टिव हैं तो इन पे आप हर एक पे आप ढंग से काम भी नहीं कर पाओगे। 4 से 5 है मतलब अच्छे से आप इसके अंदर एक तरीके से काम भी कर सकते हैं। तो ये अचीवेबल होनी चाहिए, यानी कि अचीव करने लायक होनी चाहिए। ऐसा नहीं है कि आप लोग को कुछ भी हाइपोथेटिकल चीजें आपने करनी। रेलेवेंट होनी चाहिए, आपकी स्टडी से रेलेवेंट होनी चाहिए चीजें। जो टॉपिक आप ले रहे हैं वो आपकी पॉपुलेशन से मतलब जो आपने सैंपल लिया, पहली चीज तो सैंपल आपके पॉपुलेशन से रेलेवेंट होना चाहिए। दूसरी चीज, जो आपका फील्ड है वो भी फील्ड आपका स्टडी से रिलेटेड होना चाहिए। ऐसा नहीं है कि आपने, जैसे मैंने बात कर ली कि कॉमर्स के स्टूडेंट हैं और आप पॉलिटिकल साइंस में, जियोग्राफी में इस तरह की आप रिसर्च कर रहे हैं, तो ये आपके रेलेवेंट नहीं है। आपको अपने जो एरिया है, जो आपने पॉपुलेशन बनाई हुई है, उसके अकॉर्डिंग आपको चीजों को लेना पड़ेगा। और दूसरी चीज, जो आपने पॉपुलेशन सेट की है उससे आपके जो सैंपल निकल के आ रहे हैं वो दूसरे से एक दूसरे से रेलेवेंट होने चाहिए। जो कैरेक्टरिस्टिक की मैंने बात करी, जो आपके पॉपुलेशन में कैरेक्टरिस्टिक है वो आपके सैंपल में भी होनी चाहिए, एक दूसरे से रेलेवेंसी इनकी देखी जाएगी। फिर है टाइम बाउंड। अब टाइम बाउंड की जो मैंने बात करी, मतलब कि आपको फिक्स टाइम पीरियड इसके लिए तैयार करना पड़ेगा। अब ऐसा नहीं है जैसे पीएचडी के लिए होता है, पीएचडी के लिए इनिशियली 4 से 5 साल माना जाता है, उससे भी ज्यादा लग जाता है। तो मतलब कहने का मतलब ये है कि इसके अंदर कुछ ना कुछ टाइम बाउंड आपको लेना पड़ेगा, जैसा अगला जन्म लेने की जरूरत ना पड़े आपको। तो इस तरीके की चीजें होती है कि इसके अंदर फिक्स आपको ऑब्जेक्टिव्स आपके कम रहेंगे, आपके रिजल्ट मेजरेबल हैं, अचीवेबल हैं आपके, तो मतलब आप क्या करेंगे, इसको आसानी से अचीव भी कर लेंगे और एक टाइम पीरियड आपने जो सेट किया है उसके अंदर आप चीजों को यहाँ पे रिप्रेजेंट कर देंगे। तो ये स्मार्ट जो है, स्मार्ट तरीके से आपको रिसर्च करनी पड़ेगी। ये इसके फुल फॉर्म भी आपके सामने है। ठीक है, यहाँ तक किसी को कोई डाउट? आज बाकी लोग सारे चुप हैं, क्या बात हो गई? एक परविंदर मैम बोल रही बस। हाँ सर, बस कुछ बोल ही नहीं रहा। हाँ वही तो कह रहा हूँ, सारे लोग चुप हैं आज। लग रहा है सारे पार्टी में गए हुए हैं और वहीं से अटेंड करते हैं। चलिए कोई बात नहीं। नो सर। हाँ, आंचल की अभी आवाज आ गई। सर यही है सर, अब आगे मत बढ़ाओ प्लीज, बहुत क्यों? वो हो जाता है, मिक्स मैच हो जाता है फिर सब कुछ। चलो इतना काफी है फिर आज के लिए, है ना? तो इसको एक बार रिवाइज कर लेते हैं कि हमने कितना किया है। यस सर। तो आज हमने किया, सबसे पहले रिसर्च को समझा। रिसर्च का मतलब होता है री प्लस सर्च, यानी कि हम चीजों को क्या कर रहे हैं, एक तरीके से सर्च कर रहे हैं, बट वही चीज हम दोबारा सर्च नहीं कर रहे हैं। इस माइंडसेट को चेंज कर लेना है आपको। हम सेम चीज को सर्च करेंगे तो दैट इज नॉट योर रिसर्च। तो मतलब हम नई चीज खोज रहे हैं, या हम कोई रिसर्च गैप फाइंड आउट कर रहे हैं, या फिर हम कोई एग्जिस्टिंग रिसर्च को आगे बढ़ाने का काम कर रहे हैं, दैट इज योर रिसर्च। एटीट्यूड ऑफ इंक्वायरी है ये, और अटेम्प्ट टू एलिसिट फैक्ट्स है, साथ में सिस्टमैटिक फॉर्म है आपका, एक साइंटिफिक मेथड के थ्रू आप ये चीजों को कर रहे हैं। जो हमने सारे स्टेप्स देखे वो मतलब आप एक साइंटिफिक फॉर्म को यहाँ पे अप्लाई कर रहे हैं। जो स्टेप्स है आपका, जो स्टार्ट होता है आपके प्रॉब्लम डिफाइन से स्टार्ट होता है और लास्ट में आपके रिपोर्ट राइटिंग पे खत्म होता है। मतलब आप हर एक स्टेप को बाद में फॉलो कर रहे हैं, मतलब एक के बाद एक स्टेप को फॉलो कर रहे हैं, किसी स्टेप को आप स्किप नहीं करेंगे, एक हाइपोथेसिस को छोड़ के। अभी मैं बताऊंगा लास्ट में
जब रिसर्च डिजाइन आएगा तो हाइपोथेसिस वाला पार्ट आप छोड़ सकते हैं, बट उसकी जगह पे आपको रिसर्च प्रॉब्लम वाला पार्ट लेना पड़ेगा, यानी कि स्टेटमेंट ऑफ प्रॉब्लम, सॉरी, उसको आपको लेना पड़ेगा। उसके बाद बात आती है सिस्टमेटिक वे है, स्टेट ऑफ माइंड है, जर्नी फ्रॉम नोन टू अननोन, यानी कि हमारे पास कुछ चीजें होती हैं उसका हम रिव्यू कर रहे हैं, मतलब हमारे पास नोन है, उससे हम जाते हैं आगे कुछ रिजल्ट तक जिसको हम जनरलाइज कर पाए, तो वो अननोन चीज हो गई। उसके बाद है रिसर्च की प्रोसेस ऑफ नोइंग, यानी कि चीजें जो हम लोग जानते हैं, हम लोग समझते हैं, हम लोग उसके बारे में ओपिनियन देते हैं, उसकी कुछ मेथड है, जैसे टेनेसिटी है, मतलब हम लोगों को ऐसा लगता है कि वो ठीक है, मतलब वो है तो मतलब वो सही है। जैसे एग्जाम्पल हम गॉड का ले लेते हैं, सबको पता है कि इसने भगवान देखे नहीं है, लेकिन हम सबकी हमारी क्या है, एक तरीके से बिलीव्स उस पे है, तो मतलब कि वो चीजें रियल है ट्रू है, तो ये टेनेसिटी का पार्ट हो गया। रेफरेंस टू अथॉरिटी, किसी बड़े पर्सन ने ऐसा कह दिया जिसकी हम रिस्पेक्ट कर रहे हैं, कोई हमारा गुरु है या कोई टीचर है या जिसकी हम ज्यादा रिस्पेक्ट कर रहे हैं, जिसकी बातों को हम बिलीव करते हैं, उसने कुछ बोल दिया मतलब हमारे लिए वो ट्रू हो गई, ये चीज भी इसके अंदर होती है। प्रायोरी मेथड के अंदर क्या होता है कि आप लोग अपने कॉमन सेंस का यूज करते हैं, दो चीजें हैं उनके बीच में डिस्क्रिमिनेशन करते हैं, एक में बिलीव करते हैं, एक में बिलीव नहीं करते हैं, जस्ट विद द हेल्प ऑफ प्रायोरी नॉलेज। तो ये प्रायोरी नॉलेज जब यूज कर रहे हैं मतलब प्रायोरी मेथड आपकी यूज होती है। फिर साइंटिफिक मेथड, इसके अंदर कोई भी चीज पे आप तब बिलीव करते हैं क्योंकि वो जो है साइंटिफिकली आपकी प्रूफ हो चुकी है चीजें, उसके अंदर जो इन्फॉर्मेशन है पब्लिश्ड है और वो पहले से सर्टेन स्टेप्स को फॉलो करके आई है, पूरी साइंटिफिक मेथड को उसने यूज किया हुआ है, इसलिए आप उस पर बिलीव करने का काम यहाँ पे करते हैं। तो ये चार मेथड आपके पास थे प्रोसेस ऑफ नोइंग के। फिर रिसर्च के स्टेप्स थे जो बहुत इंपॉर्टेंट है, फॉर्मुलेशन ऑफ रिसर्च प्रॉब्लम, एक्सटेंसिव रिव्यू ऑफ लिटरेचर, डेवलपिंग द हाइपोथेसिस, उसके बाद प्रिपरेशन ऑफ रिसर्च डिजाइन, और फिर आता है आपका सैंपल डिजाइन, फिर कलेक्शन ऑफ डेटा, एनालिसिस ऑफ डेटा, जनरलाइजेशन एंड इंटरप्रिटेशन, और लास्ट में आपका था रिपोर्ट राइटिंग। तो ये स्टेप्स हैं इनके कुछ। फिर डिफाइन किया था रिसर्च प्रॉब्लम को, कैसे ये चीजें होती हैं। फिर रिव्यू ऑफ लिटरेचर हमारा क्या होता है, हमें क्यों करना पड़ता है रिव्यू ऑफ लिटरेचर, तो ये सारी चीजें इसके अंदर दी गई हैं। फिर आ गया रिसर्च डिजाइन, रिसर्च डिजाइन के अंदर क्या क्या चीजें आती हैं, ये सारी चीजें इसके अंदर आती हैं। और फिर पार्ट्स ऑफ रिसर्च डिजाइन, इसके अंदर चार पार्ट हैं, एक सैंपल डिजाइन, ऑब्जर्वेशनल डिजाइन, स्टैटिस्टिकल डिजाइन और ऑपरेशनल डिजाइन। ऑपरेशनल डिजाइन और सैंपलिंग डिजाइन को आपको इसका डिस्क्रिमिनेशन समझना पड़ेगा। और सैंपलिंग डिजाइन के अंदर हम मेथड का यूज कर रहे हैं, मेथडोलॉजी का यूज कर रहे हैं, हमारे कौन सी सैंपलिंग की मेथड होने वाली है, ये हम सैंपलिंग डिजाइन को डिसाइड करने के लिए करते हैं। जबकि ऑपरेशनल डिजाइन के अंदर जब हम एक्चुअल में डेटा कलेक्ट करने जा रहे हैं उस मेथड का यूज करके, तो कौन सी टेक्निक्स का हम यूज कर रहे हैं जिससे कि हमें ज्यादा रिलायबिलिटी मिले, रिजल्ट के अंदर ज्यादा हमें एक तरीके से विश्वसनीयता मिले जिसको हम कहते हैं। तो ये दोनों पार्ट होता है हमारा सैंपलिंग डिजाइन और ऑपरेशनल डिजाइन का। बाकी दो चीजें तो आप समझ रहे हैं। स्टैटिस्टिकल डिजाइन के अंदर स्टैटिस्टिकल मेथड्स की बात की जाती है, कैसे हम चीजों को एनालाइज करेंगे और इंटरप्रिटेशन करने का काम करेंगे। ऑब्जर्वेशनल डिजाइन के अंदर चीजों को हम कैसे ऑब्जर्व कर रहे हैं, डिफरेंट टाइप की कंडीशन सिचुएशन इसके। फिर बात आ गई डेटा की। डेटा को दो तरीके से क्लासिफाई करते हैं, एक सेकेंडरी डेटा, एक प्राइमरी डेटा। प्राइमरी डेटा के अपने पार्ट हैं, प्राइमरी डेटा के कुछ अपने टूल्स हैं, जैसे इंटरव्यू है, क्वेश्चनर है, शेड्यूल है, इसी तरीके से ऑब्जर्वेशन है, ये सारे इसके फर्स्ट पार्ट है। सेकेंडरी डेटा के अंदर हम ऑलरेडी पब्लिश सोर्स के डेटा को यूज करते हैं, लाइक फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स, रिपोर्ट्स, बुक्स हो गई, रिसर्च पेपर्स हो गए, ये सारी चीजें हो गई। और इसका फर्दर क्लासिफिकेशन आपको करना है तो सेकेंडरी डेटा का तो इंटरनल डेटा एंड एक्सटर्नल डेटा, इस तरीके से आप इसका क्लासिफिकेशन भी कर सकते हैं। फिर डेटा एनालिसिस एंड इंटरप्रिटेशन की बात आई, तो इंटरप्रिटेशन और एनालिसिस और इंटरप्रिटेशन किया जाता है। डीप नॉलेज हम गेन करते हैं, हमें कौन सी मेथड का यूज करना है, स्टैटिस्टिकल मेथड का यहाँ पे यूज करते हैं और अपने डेटा को रिप्रेजेंट करते हैं, जो रिजल्ट हमारे पास आया उसको इंटरप्रेट करने का काम हम करते हैं। फिर पार्ट्स ऑफ रिपोर्ट, लास्ट में रिपोर्ट राइटिंग बनती है, तो इसके कुछ पार्ट्स होते हैं। प्रिलिमिनरी पार्ट होता है टाइटल, टेबल, एग्जीक्यूटिव, ये तीन पार्ट होते हैं। फिर बॉडी ऑफ पार्ट रिपोर्ट आता है जिसके अंदर इंट्रोडक्शन, फाइंडिंग्स, कंक्लूजन, रिकमेंडेशन आता है। लास्ट में रेफरेंसेस वाला पार्ट आता है जिसके अंदर बिब्लियोग्राफी एंड रेफरेंसेस प्लस अपेंडिसेस इसके अंदर चीजें आती हैं। और ये जो कंप्लीट पार्ट है ये आपका रिपोर्ट का पार्ट होता है, जिसमें बॉडी आपके लिए इंपॉर्टेंट है, बॉडी को समझना, तो इसका आगे भी हम लोग क्लासिफिकेशन देखेंगे। फिर हमने देखा था कि एक जो रिसर्च की हम लोग रिसर्च का टॉपिक ले रहे हैं उसके अंदर चार तरह की हमारी कैरेक्टरिस्टिक होनी चाहिए, स्पेसिफिकली 5 तरह की, जिनको हमने स्मार्ट के रूप में एक अरेंज किया है। स्मार्ट का हो गया एस फॉर स्पेसिफिक होना चाहिए, एम फॉर मेजरेबल, ए फॉर अचीवेबल, आर फॉर रिलेवेंट, टी फॉर टाइम बाउंड। तो ये था हमारा आज का सब कुछ, तो इसको आज यही खत्म करते हैं। किसी को कोई डाउट है तो आप लोग पूछिए, नहीं तो फिर इस सेशन को यही एंड करते हैं, कल स्टार्ट करेंगे।
नो सर। ओके ठीक है, फिर इसको मैं एंड करता हूँ। किसी को कोई डाउट होगा अगर तो कल भी आप लोग पूछ सकते हैं मुझसे।